सो बेटा ऑन दैट नोट हम लोग है ना अभी एक न्यू हेड स्टार्ट करेंगे एंड ये हेड का नाम है कैपिटल गेन्स। तो एज एड ऑलवेज सेड बेटा ये एक ऐसा हेड है जो या तो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है या तो बहुत बुरा दुश्मन। सो इट कैन बी अ वेरी गुड फ्रेंड और अ वेरी बैड फो। सो आप जैसा उसको अंडरस्टैंड करोगे, जैसे समझोगे, इट विल टोटली डिपेंड ऑन दैट। ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक दिक्कत होगी बेटा कि वी आर लुकिंग इनटू अ ट्रांजैक्शनल बेस्ड लर्निंग। मतलब क्या है कि से इफ़ आई एंटर इनटू वन ट्रांजैक्शन तो उसके ना 4 इफ़ेक्ट्स होंगे विथ रिगार्ड्स टू टैक्स। दिक्कत ये है कि अपने को जो नोट्स है या अपना जो लॉ फ्रेम्ड है उसमें ना ये चारों इफ़ेक्ट्स 4 अलग अलग सेक्शन में लिखे हुए। सो फॉर वन ट्रांजैक्शन यू विल हैव टू एक्चुअली लुक एट व्हाट बेटा 4 डिफरेंट सेक्शंस टू अंडरस्टैंड या 3 डिफरेंट सेक्शंस टू अंडरस्टैंड कि यार ये एक ट्रांजैक्शन करने की वजह से कहाँ कहाँ इफेक्ट है। वॉट वी हैव ट्राइड टू डू इज वी विल ट्राई टू कंसोलिडेट द इफेक्ट टुगेदर सो दैट यू नो थिंग्स आर स्टिल अ लिटिल बेटर फॉर अस कि हम जब करेंगे तो अपने को इतना हीट नहीं मिलेगा। बट दैट इज अगेन वॉट द नोट्स यू आर गोना राइट इन योर बुक। करेक्ट है। एज फार एज द नोट्स ऑफ द प्रिंटेड फॉर्म जो अपन देखेंगे उसमें आपको ना आगे पीछे बहुत भागना पड़ेगा, बट येट आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि कीप योर माइंड ओपन फॉर दैट कि यू नो यार ये अभी तक कोई भी हेड में अपन ने नहीं किया। अभी सब लाइन से आता था, हम लोग देखते थे। अब आपको देखना पड़ेगा कि यार ए इधर है, बी 4 पेज पीछे है, सी 4 पेज आगे है, तो और वो सब आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट अहेड विथ कैपिटल गेन्स। अब जैसे कि अपना ट्रेडिशन है, सबसे पहला चीज़ हम क्या करेंगे टू लुक इनटू इज द चार्जिंग सेक्शन। तो अपने कैपिटल गेन्स का भी जो चार्जिंग सेक्शन है इस बेटा सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है। वो क्या है? सेक्शन 45। एंड लाइक पीजीबीपी अगेन यू विल नोटिस कि यहाँ पर भी बेटा द चार्जिंग सेक्शन इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। एक जो है वो है आपका जनरल चार्ज एंड देन यू हैव स्पेसिफिक चार्ज। जनरल चार्ज और व्हाट बेटा? स्पेसिफिक चार्ज। तो जनरल चार्ज में अपने पास है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 एंड स्पेसिफिक चार्ज में आएगा सेक्शन 45 एंड देन वेरियस अदर सब सेक्शंस। अभी मैं आपको नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एज एन हाउ वी डू इट, धीरे धीरे आपको नंबर्स भी, सेक्शन नंबर्स भी, ये वाले जो है वेरियस अदर, वो आपको दिमाग में आ जाएगा कि क्या आपको देखना है करके। तो लेट्स फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन जनरल चार्ज लाइक वी ऑलवेज डू। तो इधर भी बोला कि प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर of a capital asset anytime during the previous year। ठीक है। सो यहाँ पर भी वी हैव 4 पार्ट्स बेटा। हम लोग इसको देखेंगे फर्स्ट विथ रिगार्ड्स टू व्हाट बेटा? कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स कहाँ से आया? इट इज कमिंग आउट ऑफ व्हाट बेटा? ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर हुआ है? इज व्हाट बेटा? द कैपिटल असेट, है ना। क्या ट्रांसफर हुआ है? इज द कैपिटल असेट एंड देन वी विल से इट इज एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सो इट इज एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सो दिस 4 पार्ट्स और ऑफ योर व्हाट बेटा? जनरल चार्ज। ये हमने सेम पीजीबीपी में भी किया था। अब अपना काम क्या होगा कि इस एक पार्ट को प्रॉपरली समझना एंड धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है। तो चलो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं लुकिंग एट मेरा प्रॉफिट और व्हाट बेटा? गेन्स।
या गेन्स ही बोल लो, इधर कैपिटल गेन्स है ना चैप्टर, तो प्रॉफिट नहीं आएगा, यू कैन ओनली से गेन्स। बट यहाँ पर भी उन्होंने वही बोला कि भले ही हम लोग बोले कि प्रॉफिट और व्हाट बेटा गेन्स, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्या, लॉसेस। तो कल को कैपिटल गेन्स के बदले अगर आपको क्या आया, कैपिटल लॉस आया, कैपिटल गेन्स के बदले क्या आया आपको, कैपिटल लॉस आया, तो भी आपको यही हेड में आना है ना। तो गेन्स भी इसी हेड में अकाउंट होगा और लॉस भी यही हेड में अपने को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगेन दे सेड ये लॉस कौन सा होगा या प्रॉफिट कौन सा होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट रियल प्रॉफिट और व्हाट बेटा गेन्स एंड नॉट नोशनल गेन्स। ठीक है, रियल प्रॉफिट एंड गेन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नोशनल गेन्स हियर। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट बेटा नोशनल। अभी नोशनल हम लोग को ये पता है कि ये कुछ तो अज्यूम्ड नंबर से जब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो नोशनल के घर में चला जाता है। जब तक हम लोग जो भी कंप्यूट कर रहे हैं, वी आर टेकिंग रियल नंबर्स, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, तब वो आपका क्या बनेगा, एक्चुअल प्रॉफिट या गेन्स बनेगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल विथ रिगार्ड्स टू माय प्रॉफिट। सेकेंड बेटा पार्ट है ट्रांसफर। सेकेंड पार्ट इज व्हाट बेटा, ट्रांसफर। अभी ट्रांसफर को ना ये लोगों ने क्या किया है बेटा, डिफाइन किया है। ट्रांसफर को ये लोग ने क्या किया है, डिफाइन किया है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में दे हैव गिवन अस द डेफिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, ट्रांसफर। तो ये लोग ने ऑब्वियसली बोला कि ट्रांसफर क्या क्या है ये हमने बताया। एंड अगर एनी ट्रांजैक्शन is qualifying to be a transfer, then only the gains out of it will be chargeable under the head capital gains। वापस मैंने क्या बोला, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो क्वालिफाई करता है फॉर बीइंग व्हाट बेटा ट्रांसफर, देन ओनली उसका जो गेन्स आएगा दैट विल बी अंडर द हेड व्हाट बेटा, कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो मान के चलिए मैंने एक ट्रांजैक्शन किया, पर वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर बोल के क्वालिफाई नहीं करता है, ट्रांजैक्शन वो ट्रांसफर बोल के क्वालिफाई नहीं करता है, तो क्या उसका गेन्स यहाँ पे टैक्सेबल होगा? हम लोग बोले नहीं टैक्सेबल होगा, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड व्हाट बेटा, कैपिटल गेन्स। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसे कैसे समझेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है, कौन सा ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है? ऑब्वियसली अपने को वो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर उसके लिए देखना पड़ेगा। बट अलॉन्ग विद दैट वो लोग ने अपने को एक सेक्शन 47 भी बताया। डोंट गेट कंफ्यूज है, ऊपर वाला सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 है और ये वाला सेक्शन 47 है, जिसमें वो लोग ने अपने को सर्टेन ट्रांजैक्शंस दिए विच आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज व्हाट बेटा, ट्रांसफर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लिस्ट है सेक्शन 47 के अंदर, एंड ये सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आपको ट्रांसफर नहीं मानना है, जिनको आपको ट्रांसफर नहीं मानना है। तो बिकॉज आप जो ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर ही नहीं मान रहे हो, ऑब्वियसली आपका वो कैपिटल गेन्स वाला रिक्वायरमेंट ही चला गया। तो ये ट्रांजैक्शन अगर ट्रांसफर ही नहीं है तो उससे आने वाला गेन्स जो है वो कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल नहीं होगा। तो फिर आपको भी अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डाउट आता होगा कि सर यहाँ पे नहीं तो कोई और टैक्स हो सकता है क्या? फिर यहाँ पे नहीं, आप बोल रहे हो कि कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ट्रांसफर नहीं है। तो फिर जो एक्स्ट्रा पैसा अपने को मिलता है मान के चलो, तो क्या वो किसी और हेड में टैक्स होगा? तो उसके लिए ना मैंने आपको बहुत पहले कैपिटल रिसीट्स के बारे में एक बात बताया था, अगर आपको याद होगा तो। हम लोग ने बोला देखो, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट ऑलवेज टैक्सेबल, दे आर ऑलवेज व्हाट बेटा, नॉट टैक्सेबल। पर अगर स्पेसिफिकली कहीं पर लिखा होगा तो ही वो क्या होगा, टैक्स हो सकता है। आपको याद है ना, बहुत पहले अपन ने किया था। तो द कैपिटल गेन्स जो हेड है ना, वो खुद ही कैपिटल रिसीट्स को टैक्स करने के लिए बना है। तो कोई तो एक कैपिटल रिसीट्स अगर कैपिटल गेन्स में नहीं टैक्स होता है, तो कोई तो एनी अदर हेड में वो टैक्स हो सकता है।
ठीक है, एनी अदर हेड में टैक्स होता है, बट ओनली इफ इट इज स्पेसिफिकली व्हाट बेटा इंक्लूडेड इन दैट हेड, इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन दैट हेड। जैसे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को बोला ना कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आप पीजीबीपी में उसको इंक्लूड करो, या सैलरीज में उसको इंक्लूड करो, या आईएफओएस में उसको इंक्लूड करो। अभी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कैपिटल रिसीट, ओके, ये हर टाइम मिलने वाला चीज़ नहीं है, या तो ये बिजनेस के रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट उसको अगर स्पेसिफिकली किधर बोला होगा तो होगा, वरना इसका थर्ड फेट इज इट विल बी अनटैक्स्ड बेटा, इट विल बी व्हाट अनटैक्स। तो कैपिटल रिसीट या तो कैपिटल गेन्स में आएगा प्राइमरीली, दूसरे कोई हेड में जा भी सकता है, बट इट विल ओनली गो व्हेन इट इज व्हाट बेटा स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन दैट हेड, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी व्हाट बेटा टैक्स, इट विल रिमेन व्हाट बेटा अनटैक्स। ये तीन ही फेट हो सकता है एक कैपिटल रिसीट का। आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, चलो। सो गोइंग हियर, एक तो हमने ट्रांसफर के बारे में क्या देखा कि टू सबसेक्शन 47 अपने को क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, whereas 247 देता है ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसको आपको ट्रांसफर बोल के क्वालिफाई नहीं करना है। कॉन्सिक्वेंटली इफ देर इज नो ट्रांसफर देर इज नो कैपिटल गेन्स। ठीक है, चलो। अब आइडियली ना बेटा थर्ड पार्ट इज द कैपिटल असेट, थर्ड पार्ट इज द कैपिटल असेट, बट फॉर द टाइम बीइंग ना मैं ये थर्ड पार्ट को स्किप करके फोर्थ पार्ट पे जा रहा हूँ। ये भी क्या बोला, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, है ना। सो अब ये क्या बोलता है, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की कैपिटल गेन्स शैल बी टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ व्हाट बेटा ट्रांसफर। तो कैपिटल गेन्स कौन से साल में टैक्स होंगे, उसी साल में टैक्स होंगे जिस साल में आपका क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक है, जिस साल में आपका क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो अब आप सोचो बेटा, फॉर एनी इनकम टू बी टैक्स्ड अंडर द कैपिटल गेन्स हेड, ये चार चीज़ें तो होनी ही चाहिए। एक, देयर हैज़ टू बी प्रॉफिट और गेन्स, दूसरा इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन विच क्वालिफाइज टू बी अ ट्रांसफर, तीसरा जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है दैट हैज टू क्वालिफाई टू बी अ कैपिटल एसेट, एंड चौथा इट विल बी टैक्स्ड इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर इज मेड। नाउ दिस इज माई जनरल चार्ज। अब अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आया, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी सिचुएशन आया जिसमें आप जनरल चार्ज के ये चार कंडीशन मीट नहीं कर पा रहे हो, बट येट माई गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू टैक्स द कैपिटल गेन्स, it will make a specific charge for it. It will make a specific charge. तो जब आप specific charge में जाओगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे ना एक या एक से ज्यादा जनरल चार्ज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज में अपने को बोला आप कैपिटल गेन्स कंप्यूट करना, पर उसका जो रिसीप्ट है ना वो एक नोशनल नंबर ले लो। अपन बोलते हैं ना इनकम माइनस एक्सपेंस, तो इनकम का कोई नोशनल नंबर है, एक्सपेंस का कोई नोशनल नंबर है, तो वो रियल गेन्स नहीं है, तो वो तुम्हारा 45 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। या फिर ऐसे भी सिचुएशन है जहां पर अपने को ये बोला है कि आप कैपिटल गेन्स को तो टैक्स करोगे बट नॉट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, सम अनदर ईयर अदर देन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो आपका फोर्थ कंडीशन मीट नहीं हो रहा है। तो दैट इज वाई वहां पे क्या बन चुका है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज। तो वो स्पेसिफिक चार्ज जो है ना अपन एक एक केस बोल के बाद में आराम से सॉर्ट आउट करेंगे। नाउ वी हैव टू पुट आवर एनर्जी एंड एफर्ट्स एंड अटेंशन टू लुक इनटू कि भाई ये कैपिटल असेट का मतलब क्या है, कैपिटल असेट का मतलब क्या है। तो वो लोगों ने बोला कैपिटल असेट जो है वो हमने ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइन करके रखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइन करके रखा है। तो वो बोलता है कि कैपिटल असेट मीन्स ए, बी एंड सी, ऐसे तीन चीज़ें रखी है वो लोग ने। बोला ये तीन चीज़ें हो सकता है आपका कैपिटल असेट्स, जिसमें ए वाला जो पार्ट है वो जनरल है,
एंड बी एंड सी उसमें भी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक दो चीज़ों को या दो क्या मैं बोलूँ आइटम्स को वो लोग ने कैपिटल एसेट मानने को बोला है, ठीक है। दो चीज़ों को वो लोग ने बोला इसको आप क्या करोगे, कैपिटल एसेट मान लोगे। फर्स्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी एंड सी हियर, मैं एक्सक्लूडिंग बी एंड सी पहले पूरा डेफिनेशन ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है। एंड देन एंड में वी विल सी बी एंड सी, क्योंकि ये सी वाला तो इस साल का ही अमेंडमेंट हुआ है, एडिशन हुआ है। बी वाला थोड़े साल पहले हुआ था, उसके पहले जो था वो सिर्फ ए ही था कि जनरली, तो हम लोग पहले जनरल समझेंगे एंड देन लेट्स गो टू द स्पेसिफिक। ऑनेस्टली बी एन सी एज इंटर लेवल स्टूडेंट अपने लिए कोई काम का है भी नहीं, वो सिर्फ हम लोग नॉर्मली देखेंगे। सी शायद हो सकता है, सी का क्वेश्चन एक आध बारी आ जाए, बी का तो मेरे को नहीं लगता आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट विल लुक एट व्हाट इज कैपिटल एसेट मीन्स, ठीक है। तो उसके पहले ना आप ये वाला पार्ट पहले लिख देना, देन वी विल गो हेड। चलो ये वाला लिख दो बेटा, स्टार्ट ऐसे करो, हेडिंग डालो कैपिटल गेन्स, देन यू साइड कैपिटल रिसीट, डन। लिखा चले। अभी बेटा द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट बेटा, कैपिटल एसेट। सो पहला देखते हैं कि ये ए क्या है, ठीक है। तो आई एम जस्ट फॉर द टाइम बीइंग टेकिंग अवे द बी एंड सी एंड वी विल ओनली ट्राई एंड लुक एट व्हाट बेटा ए, ठीक है। तो बोलता है कैपिटल एसेट मीन्स property of what beta, any kind, property का मतलब क्या, any rights also, कैपिटल एसेट राइट्स, हक, कोई चीज़ करना या ना करने का जो राइट्स होता है, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट बेटा राइट्स। सो बोलता है कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच इज held by the assessee, property of any kind which is held by the assessee, whether it is tangible or intangible, whether it is fixed or circulating, whether it is movable or what beta, immovable, whether it is used for the purpose of what beta, business or profession or otherwise, और what बेटा otherwise। तो इन लोगों ने बोला देखो कोई भी चीज़ जो एक एसेसी ओन करता है, ठीक है, held by the SSE, and this thing which is held by the SSE will be termed as his what beta property, है ना, will be termed as his what beta property। तो ऐसा कोई भी चीज़ है which is held by the SSE, that means his what beta property। अब आप बोलोगे सर ये इतना डेफिनेशन पढ़ के अगर मैं सोचूं तो everything that I hold is a property and everything then that I hold is going to be a capital asset, बराबर है। तो फॉर मी अगर मैं देखूँ तो मेरा मोबाइल फ़ोन जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेरा कैपिटल एसेट है,
ठीक है, मेरे पास मेरा गाड़ी है, वो कैपिटल एसेट है, मेरे पास ये शर्ट है, ये शर्ट कैपिटल एसेट है, मेरे पास चप्पल है, मेरा चप्पल कैपिटल एसेट है। तो सब कुछ क्या है बेटा, कैपिटल एसेट है। तो हमको ये लगता है कि फिर सर अगर मैंने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन्स, कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन्स। तो मतलब आपको क्या लगता है, मैं मेरा मोबाइल फोन OLX पे बेचा तो क्या वो सेल करने पे कैपिटल गेन्स आना चाहिए? मान के चल मुझे फायदा भी हुआ या नुकसान भी हुआ, कुछ तो हुआ, पर क्या वो दैट विल क्वालिफाई टू कैपिटल गेन्स? नहीं। मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता है, वो मेरा कैपिटल गेन्स है, और वो कैपिटल एसेट है। वो रद्दी बन गया, रद्दी बेच दिया, कैपिटल गेन्स। ऐसा शर्ट, पुराना कपड़ा दिया भांडी वाले को, भांडी ले लिया, कैपिटल गेन्स। ऐसा सब कुछ कैपिटल गेन्स हो जाएगा ना दुनिया में। लफड़ा तो और भी बढ़ गया जब मेरे को लगा कि ये लिखा है वेदर इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब यार तुम ना कोई भी एसेट ओन करो, भले तुम बिजनेस के लिए यूज करो या ना भी करो, तो भी वो कैपिटल एसेट है। तो मतलब मेरे पास एक स्टॉक इन ट्रेड है, मेरा एक दुकान है, मैं उसमें कपड़ा बेचता है, स्टॉक इन ट्रेड भी कैपिटल एसेट, बेचेगा तो कैपिटल गेन्स। तो मैं सोचा पीजीबीपी में सेल्स में क्या लिखूं, क्रेडिट साइड में? तुम तो बोलता है पीजीबीपी में जाना ही नहीं चाहिए, और क्या है, कैपिटल गेन्स इज अ स्पेसिफिक हेड। तो हमको भी पता है कि स्पेसिफिक विल डेफिनेटली ओवरराइड द जनरल। तो मतलब पीजीबीपी में जाना ही नहीं चाहिए, कैपिटल गेन्स में आना चाहिए। तो लफड़ा समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि और थोड़ा हाफ पार्ट बाकी है, वो भी एक बार देख लेते हैं कि ये तो मैंने बोला है कि व्हाट इज कैपिटल एसेट, पर मैंने इसमें से कुछ चीज़ों को बाहर भी निकाला। तो गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट। गवर्नमेंट ने क्या बोला, पहला सब कुछ ले, सब कुछ कैपिटल एसेट है, फिर उसमें से कुछ चीज़ों को बाहर निकाल, ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये बचा हुआ सब कुछ कैपिटल एसेट। तो अभी हम लोग वो सब कुछ वाला पार्ट देखा, अब इसमें से क्या चीज़ों को बाहर निकालना है ये देखते हैं। हाँ ANB भी है, पर ANB नहीं, सॉरी BNC भी है, बट BNC थोड़ा बाद में देखेंगे, दिस ओनली द A पार्ट। तो बोला ठीक है, ये सब कैपिटल एसेट है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द SSE। तो बोला बट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट इट डज इट नॉट इंक्लूड? बट डज नॉट इंक्लूड। तो सबसे पहले वो लोग ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बोला कि व्हाट विल इट नॉट इंक्लूड, स्टॉक, स्टोर्स, रॉ मटेरियल इफ इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर बेटा बिजनेस और प्रोफेशन, जनरली अंडरस्टैंड करो। तो बोलता है कि अगर आपके पास स्टॉक्स है, स्टोर्स है या रॉ मटेरियल है जो आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इट में नॉट क्वालिफाई टू बी अ कैपिटल एसेट। तो अभी ये कैपिटल एसेट नहीं है, और अब अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो इसको अगर मैंने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। अभी ट्रांसफ़र में वर्ड बार बार यूज़ करूंगा जब मैं कैपिटल एसेट बात करूंगा, मैं सिर्फ सेल वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ इधर, क्योंकि सेल इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इज डिफाइंड व्हाट बेटा मच मोर वाइडर, सेल इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र। तो मैं अभी बोलता हूँ कि मैंने स्टॉक को क्या किया, ट्रांसफ़र किया, तो क्या उस ट्रांसफ़र पे अब कैपिटल गेन्स आ सकता है? हम बोला सर नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से क्या हो गया, अभी बाहर निकल गया। तो अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अब स्टॉक को अगर वो लोग ने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन से बाहर निकाला, अब वो कैपिटल एसेट में नहीं है, अब कैपिटल गेन्स नहीं आएगा, तो हम बोलते हैं हाश, अभी हम उसको क्या कर सकता है, पीजीबीपी में लेके टैक्स कर सकता है। हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट। पर ये सोचने का गलती मत करना कि हर बिजनेस एसेट को बाहर निकाला है। उन्होंने क्या बोला, हर एक बिजनेस एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अमंग्स ऑल द बिजनेस एसेट्स उन्होंने बोला सिर्फ स्टॉक, स्टोर्स एंड व्हाट बेटा, रॉ मटेरियल्स आर नॉट। तो मतलब वही बात है कि मेरा एक शॉप है, कपड़े का दुकान है, मैं कपड़े बेचता हूं, तो अब कपड़े का स्टॉक क्या कैपिटल एसेट है? कपड़े का स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है। पर मेरे दुकान में एसी है, मेरे दुकान में फर्नीचर है, मेरा दुकान खुद है, क्या ये चीजें कैपिटल एसेट है? हम बोलता है यस,
तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये सोचने का गलती मत करना कि हर एक बिजनेस असेट को बाहर निकाला है। नहीं बाबा नहीं, हर एक बिजनेस असेट को नहीं बाहर निकाला। वो लोग ने बोला सिर्फ और सिर्फ स्टॉक, स्टोर्स एंड रॉ मटेरियल्स को ही हमने क्या किया है, बाहर निकाला। करेक्ट है। तो चलो ये एक प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो गया। फिर बोला दूसरा भी सॉल्व कर देते हैं। बोला अगर आपके पास है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स तो भी हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। कहां से, कैपिटल गेन से। तो मुझे पहले बताओ व्हाट डू यू मीन व्हेन आई से बेटा पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब हर वो चीज विच यू आर यूजिंग फॉर पर्सनल पर्पस। एवरीथिंग दैट यू यूज फॉर व्हाट बेटा, पर्सनल पर्पस इज योर पर्सनल इफेक्ट्स। तो लोग ने बोला कि अब हमने पर्सनल इफेक्ट्स को बाहर निकाल दिया। हाँ, तो अब क्या मेरा शर्ट मेरा कैपिटल एसेट है, क्या मेरा चप्पल मेरा कैपिटल एसेट है, क्या मेरा फोन मेरा कैपिटल एसेट है ना। तो अब मैंने फोन OLX पे बेचा, आएगा मेरे को कैपिटल गेन्स? नहीं आएगा, इसलिए अपने को भी नहीं आता है। कभी तुमने कभी बेचा रहेगा ना OLX पे कुछ सामान, तो तुमने भरा है क्या कभी कैपिटल गेन्स? नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट इवन अ कैपिटल असेट। हाँ, सेल भले ही ट्रांसफर है, पर जो चीज ट्रांसफर हुआ है वो कैपिटल असेट नहीं है, इसीलिए कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। बराबर है। पर अपना गवर्नमेंट फेयरली लालची है। गवर्नमेंट को ये पता है कुछ ऐसे मूवेबल एसेट है जिनका वैल्यू बहुत ज्यादा है। बोला यार इसको तो नहीं छोड़ना है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स आर नॉट कैपिटल एसेट excluding PJ दास, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्टवर्क एंड स्कल्पचर्स। ठीक है, ये 6 चीजें आपकी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं काउंट होगी। भले ही पर्सनल इफेक्ट्स होंगी पर पर्सनल इफेक्ट्स में काउंट नहीं होगी। एंड बिकॉज अब ये पर्सनल इफेक्ट्स में काउंट नहीं होंगी, ये ऑटोमेटिकली कैपिटल असेट बन जाता है। उसके लिए वो स्टॉक है। जब तू खरीद के घर पे लाएगा तो वो तेरा पर्सनल इफेक्ट होगा और कैपिटल एसेट बनेगा। जब तक वो जूलर के शॉप में बैठा हुआ है ना, जूलर के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, जूलर खुद नहीं पहनने वाला, तो वो उसके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। पर तू जब उसको खरीद के घर पे लाएगा, अब वो तेरा कैपिटल एसेट बन गया। कल तू अगर उसको बेचता है तो उसमें तेरे को कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इसलिए मैंने तुमको बोला था इसमें ना बेटा एक इधर और उधर ना, और तुम्हारा डिसीजन कीप्स ऑन व्हाट बेटा चेंजिंग। दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी 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 क्लियरली कि कैपिटल गेन्स क्या है। तो अब अपने को क्या समझता है बेटा, कैपिटल एसेट अगर कोई एसेट बिजनेस में यूज हो रहा है, पर्सनल में यूज हो रहा है तो मतलब जैसे कि लैपटॉप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, कितना बिजनेस में है और कितना पर्सनल में है, और अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू लेंगे। बट देखेंगे उसको भी क्या करना है। ठीक है, तो चलो इधर बोलता है। अब देखो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, सब कुछ कैपिटल एसेट, सब कुछ कैपिटल एसेट में माइनस किया मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, पर मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स में भी माइनस किया पीजे दास। स्कल्पचर्स, मूर्ति। तो जैसे माइनस का माइनस होता है, जैसे दुश्मन का दुश्मन होता है, वैसे ही एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन होता है इंक्लूजन। और इसीलिए ये पीजे दास आर गोइंग टू बी क्वालिफाइंग एज व्हाट बेटा, कैपिटल असेट्स, और इनके ट्रांसफर पे आपको लगेगा कैपिटल गेन्स। समझता है अभी तक क्लियरली? ठीक है,
तो अब मुझे बताओ, मैं आपको ये इतने से पे ही कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कि मान के चलो अपना ये क्लास है, तो मेरे को बताओ कि क्लास में का बेंच कैपिटल एसेट है या नहीं है? नहीं, स्टॉक नहीं है, ये तो अपना बेंच है भाई, क्लास, इसलिए बोला क्लास है। क्लास में का बेंच कैपिटल एसेट है कि नहीं है? आप बोलोगे डेफिनेटली है ना सर, करेक्ट है। आप मेरे को बोलो ये क्लास में का एयर कंडीशन कैपिटल एसेट है कि नहीं है? कैपिटल एसेट है। सनी सर के घर पे एसी है, ये कैपिटल एसेट है कि नहीं है? क्यों? पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट, समझा क्या? अच्छा, ये मान के चलो, अच्छा ये कैपिटल एसेट नहीं है ना, मान के चलो अपना क्लास है, क्लास क्लास बिल्डिंग, क्लास का बिल्डिंग है ना बेटा, क्या ये बिल्डिंग कैपिटल एसेट है? कैपिटल एसेट है क्या? पर सनी सर का घर है, क्या घर कैपिटल एसेट है? नहीं है। क्यों? पर्सनल इफेक्ट है, तो कैपिटल एसेट नहीं होना चाहिए, पर मैं बोलता है क्यों है? हाँ, डिड यू नोटिस द वर्ड मूवेबल? तो अब आपको एक चीज नया समझता है कि यार मूवेबल पर्सनल इफेक्ट रहा, उसी को तो एक्सक्लूड करा है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे कि हाउस, भले ही वो पर्सनल इफेक्ट ही क्यों ना हो, इट स्टिल क्वालिफाइज टू बी व्हाट बेटा? कैपिटल एसेट। समझता है ना? तो इट स्टिल क्वालिफाइज टू बी व्हाट बेटा? कैपिटल एसेट। तो ये कुछ ऐसा छोटा छोटा आपको अंडरस्टैंडिंग ओवर द पीरियड देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। चलो, तो मेरे को बताओ पेंटिंग्स का मतलब क्या है? अब ऐसा ये क्या क्वेश्चन है? पेंटिंग पेंटिंग होता है। तो ड्राइंग का मतलब क्या है? तो ड्राइंग का मतलब क्या है? उसको पेंटिंग बोलते हैं, ड्राइंग का मतलब क्या है? आप बोल रहे वो सोचोगे सर ड्राइंग एंड पेंटिंग अलग भी होता है, हमने तो पहली बार सोच के रखा है। तो बोलो फिर, हाँ बोल रहे हो तो क्या डिफरेंस है? सिंपल, तो कुछ कलर वलर के साथ बनाया है ना, तो पेंटिंग है, स्केच वेच बनाया, तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है बेटा? ड्राइंग्स है, करेक्ट है। ओके, व्हाट इज दिस ज्वेलरी मीन? सिर्फ सोना चांदी, ऑर्नामेंट्स। तो ना यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा बेटा। एक वर्ड आएगा बुलियन, ठीक है, एंड दूसरा वर्ड आएगा ज्वेलरी। तो बुलियन का मतलब है ना रॉ गोल्ड बेटा, नहीं रॉ गोल्ड, एंड दीज आर ऑर्नामेंट्स ना, ठीक है। तो रॉ गोल्ड इज सोने का कॉइन, सोने का बिस्किट, फिर सोने का तेरा ब्रिक, सोने का आता है तोला बार्स, हाँ बार्स आता है ना, एक तोले का बार, तोला बार्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल रॉ गोल्ड। अब दिस डजंट क्वालिफाई टू बी ज्वेलरी ना। कैसा लगेगा? तू कान में बिस्किट बांधेगा है ना, गले में ब्रिक डाल के आएगा, अच्छा लगता है क्या? ऐसा नहीं ना बेटा। तो दिस डजंट क्वालिफाई टू बी व्हाट बेटा? ज्वेलरी। सो व्हाट इज ज्वेलरी? दे हैव आल्सो डिफाइंड बेटा। So they have defined कि anything made out of precious and semi-precious, precious metal is going to be what beta? Jewelry. So anything which is made out of precious or semi-precious metal is going to be what beta? Qualifying as jewelry. Correct है? अब ये लोगों ने क्या बोला बेटा कि एनीथिंग, तो इसमें ये भी बोला है कि मान के चलो कि से प्रेशियस या सेमी प्रेशियस मेटल से कोई चीज़ बनाए, जैसे कि वो ब्राइडल का साड़ी रहता है, ब्राइड का साड़ी शादी वादी में अपन पहनते हैं, तो उसमें गोल्ड का एम्ब्रॉयडरी वगैरह रहता है। तो अगर ऐसा भी रहेगा तो भी दैट साड़ी इज क्वालिफाइंग एज व्हाट बेटा? ज्वेलरी। सारी इज क्वालिफाइंग एज व्हाट बेटा? ज्वेलरी, है ना। या तो आप कोई वॉच लो, वॉच में कभी कभी गोल्ड का प्लेटिंग रहता है, सोने का वॉच रहता है, बहुत जनों ऐसा किसी किसी को रहता है,
कुछ कुछ बनाने का, तो वो भी क्या होगा, क्वालिफाई होगा एज ज्वेलरी। फिर एक आदमी था, बहुत स्मार्ट आदमी था, उसने क्या किया, अपना पूरा जो जायदाद था उसको डायमंड्स में चेंज किया और उसने डायमंड्स बेच के और पैसा कमाया। इनकम टैक्स बोर्ड पहुंच गया, बोला कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स। तो वो बोला क्यों कैपिटल गेन्स? बोला ये तो ज्वेलरी है, तूने ज्वेलरी बेच के पैसा बनाया तो क्या आएगा, कैपिटल गेन्स। बोला जाके पढ़, तूने लिखा है एनीथिंग विच इज मेड आउट ऑफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस मेटल इज ज्वेलरी, डायमंड इज अ स्टोन, डायमंड इज नॉट अ मेटल, तो नो कैपिटल गेन्स। ओके, इनकम टैक्स हार गया तभी। अब जब जब इनकम टैक्स ने हार खाई है, अगले साल ही उसने अमेंडमेंट लाई है, तो इधर एंड फिर लिख दिया स्टोन्स, है ना बेटा, तो लिखा फिर एनीथिंग विच इज मेड आउट ऑफ प्रेशियस और सेमी प्रेशियस मेटल एंड स्टोन विल ऑल्सो क्वालिफाई टू बी व्हाट बेटा, ज्वेलरी। ठीक है, पर इसमें भी ना बेटा इंटरनली बहुत कंफ्यूजन है, बहुत केस लॉस वगैरह है जो आपको बाद में फाइनल्स में वगैरह देखने मिलेगा। अभी आई डोंट वांट यू टू बर्डन, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे ये लोगों ने बोला कि सम रिच पीपल, राजा महाराजा लोग चांदी के बर्तन में खाते, है ना, तो हाँ खाते हैं ना, सिल्वरवेयर आर देयर, राइट। तो बेटा वो भी क्या ज्वेलरी माना जाएगा बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस मेटल? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट इज नॉट इवन इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज व्हाट बेटा, ज्वेलरी। तो यहाँ पे वो ज्वेलरी नहीं माना जाएगा, ठीक है। बट फिर है ना, ये जब भी डिसीजन आता है तो एक है ना केस लॉ ऐसा, कोई तो राजस्थान का किंग था, उसने क्या किया, सोने का बर्तन बनाया और सोने का बर्तन बेच के बहुत सारा पैसा कमाया। फिर बोला देखो चांदी का बर्तन ज्वेलरी नहीं है, तो सोने का बर्तन भी ज्वेलरी नहीं है, तो ज्वेलरी नहीं है तो वो पर्सनल इफेक्ट हुआ, पर्सनल इफेक्ट हुआ तो कैपिटल गेन एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन्स नहीं है। तो कोर्ट में केस गया, कोर्ट उसको बोला कि देख भाई, क्या तू इंडिया का पहला राजा है? बोला नहीं, तुम्हारे से भी पहले तो राजा होकर गए, अभी वो तुम्हारे से पहले राजा थे, वो तुझसे भी रिच रहेंगे? बोला हाँ डेफिनेटली मेरे से भी रिच रहेंगे, पर उन्होंने कभी सोने का बर्तन नहीं बनाया, क्योंकि इंडिया एज अ ट्रेडिशन ऑफ ईटिंग इनटू व्हाट बेटा, सिल्वरवेयर्स, है ना, सिल्वर यूटेंसिल्स। तो हमको तो ये क्लियरली दिख रहा है कि तूने ये जो सोने का बर्तन बनाया है जस्ट टू व्हाट बेटा, अवॉइड द टैक्सेशन पार्ट, और ये हम होने नहीं देंगे। तो उसके बाद ऐसा एक उनका डिसीजन निकला है कि एनीथिंग विच इज मेड आउट ऑफ गोल्ड, एनीथिंग विच इज मेड आउट ऑफ गोल्ड इज गोइंग टू बी क्वालिफाइंग एज ज्वेलरी। तो उस हिसाब से फिलहाल ये भी आपका ज्वेलरी बोल के क्या हो सकता है, काउंट हो सकता है। तो ये आपने बेचा या खरीदा, अभी बहुत सारे लोग हैं ना बेटा, दशहरा के दिन कॉइन्स वगैरह खरीदते हैं या कोई ऑस्पिशियस डे होगा, फिर बाद में उनको कभी जरूरत पड़ा तो वो बेच भी सकते हैं, तो अभी भी उनको कैपिटल गेन्स आएगा, उनको कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये समझा क्या तुमको बेटा? सो दिस आर द थिंग्स। फिर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस का मतलब क्या है बोलो? पुरातत्व की कोई चीजें, है ना, डायनासोर का हड्डी, टीपू सुल्तान का तलवार, है ना, ऐसा कुछ भी मिला तो वो क्या होता है बेटा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन विच हैज अ ह्यूज प्राइस एंड गवर्नमेंट से ऐसा रहेगा तो हम तो छोड़ेगा नहीं, तो वी वांटेड टू बी व्हाट बेटा, कैपिटल गेन्स। फिर बोला आर्ट वर्क। अभी आर्ट वर्क का भी सबको पता है कि कोई ऐसा टिपिकल प्राइस नहीं होता, कोई भी कुछ भी स्क्रैप से कुछ भी बना देता है तो वो क्या हो जाता है, आर्ट वर्क, है ना, तो दैट इज एन आर्ट वर्क, तो उसके भी प्राइस नहीं है। फिर स्कल्पचर्स, वही मूर्ति वगैरह, तो उसका भी बहुत सारा प्राइस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल इफेक्ट से बाहर हो गई है एंड इसीलिए ये कैपिटल असेट बोल के क्वालिफाई होगा, है ना, और उसके होगा कैपिटल एसेट बोल के क्वालिफाई होगा और उसके ट्रांसफर पे आपको कैपिटल गेन्स लगेगा। क्लियर? एक एक पार्ट गेटिंग क्लियर बेटा? ओके चलो, मोर टू बी टेकन आउट बेटा। तो ये क्या है बेटा? द नेक्स्ट थिंग टू बी टेकन आउट इज समथिंग कॉल्ड एज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो बोला कि अगर आपके पास है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, सो दैट विल ऑल्सो नॉट क्वालिफाई एज व्हाट बेटा, कैपिटल एसेट। आइडियली इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हो सकता है ना, पर उसमें भी अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड रहेगा तो कैपिटल एसेट नहीं होगा। अब इसमें दो पार्ट है, एक रूरल और दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अर्बन में
एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है। सेम बेटा रूरल में भी एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है। तो अमंग्स ऑल दीज 4 कॉम्बिनेशंस सिर्फ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट क्वालिफाइंग एज व्हाट बेटा कैपिटल एसेट। बाकी अर्बन में एग्रीकल्चर होने दो, नॉन एग्रीकल्चरल होने दो, वो बेचा तो तेरे को कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। रूरल में नॉन एग्रीकल्चरल बेचा तो भी तेरे को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। बट रूरल में अगर एग्रीकल्चरल लैंड बेचा तो कैपिटल गेन्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब सबसे पहला बात आता है रूरल एरिया का मतलब क्या है। तो एनी एग्रीकल्चरल लैंड विच इज सिचुएटेड इन अ रूरल एरिया। तो हमने पूछा इनकम टैक्स को, बोलो भाई रूरल एरिया क्या है। तो इनकम टैक्स बोला देखो मैंने ना रूरल एरिया ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बताया। व्हाट आई टोल्ड इज व्हाट कैन बी टेकन एज अ अर्बन एरिया, एंड जो अर्बन एरिया नहीं है वो रूरल एरिया है। एंड अगर उस रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड रहा तो उसको आप कैपिटल एसेट मत मानना। करेक्ट है ना, उसको आप कैपिटल एसेट मत मानना। तो हम बोला ठीक है बता तो दो व्हाट इज अ अर्बन एरिया। तो बोला देखो अर्बन एरिया के लिए आपको क्या करना है, आपको एक म्यूनिसिपालिटी का लिमिट्स लेना है। एक म्यूनिसिपालिटी का लिमिट्स लेना है। जैसे अपने इधर म्यूनिसिपालिटी है केडीएमसी, तो केडीएमसी का जो भी लिमिट्स है वो म्यूनिसिपालिटी का लिमिट्स में आप पॉपुलेशन देखो। पॉपुलेशन कैसे देखोगे, एज पर द लास्ट सेंसस जो भी हो गया। एंड इफ द पॉपुलेशन हियर एक्सीड्स 10,000, इफ द पॉपुलेशन हियर एक्सीड्स कितना बेटा 10,000, तो ये एरिया अर्बन एरिया माना जाएगा। तो एरिया अर्बन एरिया माना जाएगा। पर इसके आजू बाजू का ना 2 किलोमीटर्स का एरिया भी क्या माना जाएगा, अर्बन एरिया माना जाएगा। इसके आजू बाजू का कितना बेटा 2 किलोमीटर्स एरिया भी अर्बन एरिया माना जाएगा। पर ये कब होगा मालूम है, जब पॉपुलेशन ना बेटा एक्सीड्स 10,000 बट इट इज अप टू 1 लाख, बट इट इज अप टू कितना बेटा 1 लाख। तो सबसे पहला क्या है कि 10,000 से ऊपर गया तो अर्बन एरिया तो है भाई। बट फिर आप बोलोगे फिर सर 10,000 से 1 लाख का क्या महत्व है। तो अगर इट इज 10,000 मोर देन 10,000 बट इट इज अप टू क्या बेटा 1 लाख, तो ऑब्वियसली ये जो बॉक्स के अंदर का एरिया है ना बेटा ये तो अर्बन एरिया है ही है। पर अगर 1 लाख तक रहा तो इसके आजू बाजू का ये जो 2 किलोमीटर का एरिया है ना इसको भी हम क्या मानता है, अर्बन एरिया मानता है। वी आस्क व्हाट इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख। तो बोला कुछ नहीं, इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख, ठीक है, एक्सीड्स लिखो ना इधर, बट इट इज अप टू कितना 10 लाख। तो वापस बात वही उठती है कि म्यूनिसिपैलिटी का एरिया का अंदर का जो एरिया है ना, म्यूनिसिपैलिटी के एरिया का क्या है बेटा, अंदर का एरिया, ये तो अर्बन एरिया है ही है। क्योंकि अब द पॉपुलेशन इज एक्सीडिंग 1 लाख तो ऑब्वियसली इट इज एक्सीडिंग 10,000। तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर का एरिया तो अर्बन एरिया है, बट इसके आजू बाजू का ना 6 किलोमीटर्स का एरिया भी क्या माना जाएगा, अर्बन एरिया माना जाएगा। एंड देन दे आर सेइंग कि इफ द पॉपुलेशन एक्सीड्स कितना बेटा 10 lakhs, इफ द पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 lakhs, तो ऑब्वियसली जो लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी है दैट इज एक्सीडिंग 10,000 चाहिए। अभी एक्सीडिंग 10 लाख है तो एक्सीडिंग 10,000 तो है ही है। तो ये एरिया क्या है, अर्बन एरिया तो है, बट इसके देन आजू बाजू का 8 किलोमीटर्स तक का एरिया भी क्या माना जाएगा, अर्बन एरिया माना जाएगा। तो बेसिकली डू यू अंडरस्टैंड द बेंचमार्किंग क्या है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, विद इन द लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी 10,000 से ज्यादा हो जाएगा तो अर्बन एरिया हो गया। तो अपन ये 1 लाख 10 लाख क्यों कर रहे हैं बेटा, तो दैट इज जस्ट टू डिटरमाइन कि म्यूनिसिपैलिटी के आजू बाजू का जो एरिया या तो 2 किलोमीटर्स का है व्हेन इट इज एक्सीडिंग 10,000 बट अप टू कितना 1 लाख, बाजू बाजू का 6 किलोमीटर्स का एरिया भी अर्बन एरिया है इफ इट इज एक्सीडिंग 1 लाख बट अप टू कितना बेटा 10 लाख, एंड इफ इट इज डेफिनेटली एक्सीडिंग 10 लाख तो आजू बाजू का 8 किलोमीटर्स का एरिया भी क्या माना जाएगा, अर्बन एरिया माना जाएगा। एंड अर्बन एरिया के बाहर जो एरिया है वो है रूरल एरिया, एंड रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट होगा।
तो डू यू अंडरस्टैंड द फेज बेटा? सो दे हैव नॉट डिफाइंड अस द एग्रीकल्चरल, दे आर नॉट डिफाइंड अस द रूरल एरिया, बट दे हैव डिफाइंड अस द अर्बन एरिया. अर्बन एरिया में हम बोलते हैं कि फिर ठीक है बता दो, जो अर्बन नहीं है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा रूरल. एंड रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चरल लैंड बेचता है तो वो कैपिटल एसेट नहीं. क्लियर यहां तक? तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा. ठीक है. सो ये यहां तक इन्होंने क्या किया, बाहर निकाल दिया. फिर लास्ट में ये लोग ने बोला कि कुछ बॉन्ड्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक क्या होंगे, बॉन्ड्स होंगे. तो कुछ है गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, कुछ है गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, है ना, एंड कुछ है स्पेशल बेरर बॉन्ड्स. तो ये कुछ तरीके के जो बॉन्ड्स है ये भी कैपिटल एसेट नहीं होगा, ये भी कैपिटल एसेट नहीं होगा. अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की आप है ना ये बॉन्ड्स में वगैरह क्या करो, इन्वेस्ट करो, तो टू मेक इट मोर लुक्रेटिव, मेक इट मोर अट्रैक्टिव, गवर्नमेंट ने बोला कि आप ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो हम आपका इनकम पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे. ठीक है. अब कोई भी बॉन्ड से दो तरीके का इनकम आता है, एक आएगा इंटरेस्ट और दूसरा आएगा कैपिटल गेन्स. तो ये लोग ने क्या किया, इंटरेस्ट को सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में ही एग्जाम कर दिया. एक आगे सेक्शन आएगा अपने को 10 सबसेक्शन 15, तो 10 सबसेक्शन 15 में ही इंटरेस्ट वगैरह को ये लोग ने क्या किया, एग्जाम करा. बचा भी कैपिटल गेन्स का पार्ट. तो कैपिटल गेन्स में ये लोग ने क्या बोला, ये बॉन्ड को कैपिटल एसेट ही हटा देते हैं कि बॉन्ड इज नॉट ऑल बॉन्ड्स, ओके, ओनली द बॉन्ड्स विच आर नोटिफाइड. तो कैपिटल एसेट ही नहीं रहेगा तो कैपिटल गेन्स ही नहीं रहेगा. तो इस तरीके से हमने दोनों को, पूरे बॉन्ड के इनकम को कर दिया टैक्स फ्री, विच इज नो मोर अट्रैक्टिव एंड गवर्नमेंट वांट्स यू टू डू इट. अभी इसके ना आप अपने ये है बेटा रीजंस है क्यों गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स को इशू किया है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट एट दिस लेवल. अपन इतना ही बोलेंगे कि जो भी नोटिफाइड बॉन्ड्स है उसका इनकम अगर आता है तो वो क्या रहेगा बेटा, एग्जाम करने के लिए उसको कैपिटल गेन से हटा दिया. ठीक है. अब आप कैसे लिखोगे मालूम है, यू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट, यू राइट द ए पार्ट ओनली. ठीक है. बी एंड सी के लिए इतना जगह है अपने को छोड़ना पड़ेगा, इतना. ठीक है. सो वो है ना एक 10-12 लाइन छोड़ देना एंड देन फ्रॉम डाउन यू राइट बट डज नॉट इंक्लूड. तो आई वॉन्ट कि जैसे जैसे हम पढ़े वैसे वैसे हम लिखेंगे, बाद में आप बी एन सी फिल कर देना वंस आई एक्सप्लेन यू दैट. ठीक है. तो अभी के लिए यू जस्ट राइट फ्रॉम द पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट. चलो स्टार्ट राइटिंग. ए पार्ट ही लिखोगे तुम. डन. आगे बढ़ू. ये साइड वाला भी लिख रहे हो ना? चलो डन बचा. सो अब है ना आज बहुत ब्रीफली हमने एक छोटा इंट्रोडक्शन लिया ऑफ द कैपिटल गेन्स पार्ट. नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होएगा अगेन, क्योंकि वहाँ पे आप समझेंगे कि कैपिटल गेन्स जो है वो दो तरीके से आएंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. हमने इसके पहले एक दो बार ही देखा था ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. तो अभी हम लोग वो समझेंगे कि असेट कैसे लॉन्ग टर्म बनता है, असेट कैसे शॉर्ट टर्म बनता है, फिर गेन्स कैसे कंप्यूट होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एंड अ लॉट ऑफ मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स नाउ कमिंग योर वे इन योर नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. वेल चलो लेट्स स्टार्ट. तो बच्चा लोग हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्या स्टार्ट किया था, तो वी स्टार्टेड विथ कैपिटल गेन्स. चलो ध्यान ध्यान ध्यान. वी स्टार्टेड विथ कैपिटल गेन्स. अब एज वी डिड कैपिटल गेन्स हमने स्टार्ट किया था वही सेक्शन 45 से, जो है अपना चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन में हमने बहुत सारा चीज़ देखा कि हाउ द सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 इज़ मेरा जनरल चार्ज, है ना. एंड उसके बाद हमने उस जनरल चार्ज का बहुत सारा कंडीशंस भी देखा. बहुत सारा मतलब 4 कंडीशंस वी सॉ विथ रिगार्ड्स टू व्हाट बेटा, जनरल चार्ज. तो अपने को क्या समझा कि देयर शुड बी प्रॉफिट और गेन्स, इट शुड बी फ्रॉम ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, कैपिटल एसेट, एंड इट शुड बी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. करेक्ट है. तो हम लोगों ने ये 4 पार्ट्स को एनालाइज भी किया. तो अपने को ये समझा कि प्रॉफिट एंड गेन्स शुड बी रियल प्रॉफिट्स, है ना. प्रॉफिट्स ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट बेटा, लॉसेस. करेक्ट है. फिर हम लोग ने देखा ट्रांसफ़र को
सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में डिफाइन करके रखा है, करेक्ट है। पर एक और हमने सेक्शन देखा, सेक्शन 47, जहाँ पे उसने ये बताया है कि देयर आर सम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट टू बी टेकन एज व्हाट बेटा ट्रांसफर्स। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट व्हाट वी सॉ इज कि ऐसे ट्रांजैक्शंस पे फिर कैपिटल गेन्स नहीं आ सकता है, ठीक है। फिर हम लोग ने एक्चुअली 4th पार्ट देखा, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अपने को क्या समझा कि कैपिटल गेन शुड बी टैक्स्ड ओनली इन दैट ईयर इन विच द ट्रांसफर इज व्हाट बेटा मेड, ठीक है। देन वी सॉ द पार्ट ऑफ कैपिटल असेट। तो अपने को क्या समझा कि कैपिटल असेट को जो डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइन किया है। हम लोगों ने क्या बोला कि कैपिटल असेट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच इज़ हेल्ड बाय द असेसी, करेक्ट है। फिर हम लोग ने देखा कि वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, सर्कुलेटिंग भी हो सकता है, मूवेबल, इमूवेबल, वेदर इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और नॉट ऑल्सो, ठीक है। पर देन वी रियलाइज़ कि ये डेफिनेशन में तो सब कुछ आ गया है, तो हमने बोला कि अरे इसका एक और पार्ट भी है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने को बोला कि देयर आर सम थिंग्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन व्हाट बेटा कैपिटल गेन्स। तो क्या इंक्लूड नहीं करना है अपने को। अच्छा, बाय द वे ये ए पार्ट था, हमने बोला और बी और सी पार्ट भी बाकी है, वी हैव जस्ट केप्ट इट असाइड, हम लोग उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को बाहर निकाला, बोला शुड नॉट इंक्लूड या डज नॉट इंक्लूड। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, सबसे पहले स्टॉक, स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स को बाहर निकाल दिया, करेक्ट है ना। फिर क्या निकाला बाद में, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, है ना, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स को इसने बाहर निकाल दिया। फिर हम लोग ने मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स में भी देखा कि देयर आर सम 6 काइंड ऑफ मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स जो बाहर नहीं है, मतलब वो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन बनाया। क्या था, पीजे दास अपना पेंटिंग, ड्राइंग, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्ट वर्क एंड स्कल्पचर्स, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें जो है वो कैपिटल एसेट है, इन पे कैपिटल गेन्स आपका लगेगा, ठीक है। फिर और क्या क्या बाहर है बेटा, रूरल, एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, दैट इज ऑल्सो आउट। एंड लास्टली सम स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, स्पेशल वेयर बॉन्ड्स, ये सबको ये लोग ने क्या करके रखा, बाहर निकाल के रखा, ठीक है। चलो, सो ये हम लोगों ने देखा कैपिटल असेट का डेफिनेशन। आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स, कि अपने को यहाँ पे आज समझेगा कि ये जो कैपिटल असेट है बेटा, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा समथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, STCA, और ऑब्वियसली दूसरा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, करेक्ट है बच्चा। सो अब हम ये जानना चाहते हैं कि सर कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए एक शॉर्ट टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में। तो अपने को ये समझता है कि हमको देखना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज पीरियड ऑफ व्हाट बेटा होल्डिंग टू अंडरस्टैंड वेदर असेट इज अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स इज द टाइम फॉर विच वी आर होल्डिंग द असेट। तो ये लोग ने बोला कि ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ये स्टार्ट कभी होगा, तो ये स्टार्ट होगा डेट ऑफ एक्विजिशन से। सो व्हेन इट विल स्टार्ट बेटा, डेट ऑफ एक्विजिशन से। एंड एंड कभी होगा, बोलो बताओ, एंड कभी होना चाहिए, सेल बोलेंगे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, है ना। पर इधर बोला कि इट विल एंड 1 day प्रायर टू द डेट ऑफ व्हाट बेटा ट्रांसफर, 1 day प्रायर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा कि मैंने, समझो मैं मिस्टर ए है, मैंने किसी से असेट खरीदा मंडे को, ठीक है। तो इस मंडे को मैं मेरे पीरियड ऑफ होल्डिंग में ले रहा हूँ, बिकॉज द डेट ऑफ एक्विजिशन हैज़ टू बी व्हाट बेटा इंक्लूडेड। मान के चलो मैंने ये एसेट मिस्टर बी को सेल किया सैटरडे को, तो अब मेरे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू हुआ मंडे को और एंड होगा फ्राइडे को, बराबर है ना बेटा, एंड होगा फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे है ना, बी खुद के पीरियड ऑफ होल्डिंग में लेगा ना, तो एक ही दिन दोनों के पीरियड ऑफ होल्डिंग में कैसे आ सकते हैं।
दैट इज वाई दे से इट विल स्टार्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड व्हाट बेटा 1 डे प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब जनरली ना आप यही थॉट लेके आगे बढ़ते हो विथ रिगार्ड्स टू पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब ये लोगों ने बोला कि अगर आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, अगर आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो है 36 मंथ्स और लेस देन 36 मंथ्स, वो है इक्वल टू 36 मंथ्स और व्हाट बेटा लेस देन 36 मंथ्स, तो एसेट विल क्वालिफाई एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। वेयर एज इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन कितना 36 मंथ्स, तो एसेट विल क्वालिफाई एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। करेक्ट है, तो 36 मंथ्स का अपने को एक बेंचमार्किंग दिया, बोला 36 मंथ्स या उससे कम आपका एसेट होगा शॉर्ट टर्म एंड अगर मोर देन 36 मंथ्स रहा तो आपका एसेट होगा लॉन्ग टर्म। ये तो समझे अपने को हाउ डू लुक एट अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बट वो लोग ने बोला कुछ ऐसे एसेट्स है जो हम अभी आपको बताएंगे, इन एसेट्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 12 मंथ्स और व्हाट बेटा लेस देन 12 मंथ्स टू क्वालिफाई एज शॉर्ट टर्म एंड इफ दे आर हेल्ड फॉर मोर देन कितना बेटा 12 मंथ्स दे विल क्वालिफाई एज व्हाट बेटा लॉन्ग टर्म। तो एक्सेप्शन बना है, 36 इज अ जनरल रूल। अभी कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको बोला कि आप 12 मंथ से उससे कम होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म हो जाते हैं एंड मोर देन 12 मंथ्स उसको होल्ड करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा लॉन्ग टर्म बन जाएगा। हमने बोला ठीक है बता दो क्या है, तो बोला कि अगर देर आर एनी काइंड ऑफ लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी भी हो सकता है प्रेफरेंस भी हो सकता है, देर आर लिस्टेड शेयर्स, फिर बोला एनी अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट ऑफ व्हाट बेटा यूनिट्स। तो आपको मालूम है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, जैसे कंपनी का शेयर्स होता है वैसे म्यूचुअल फंड के क्या होते हैं बेटा यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट्स को यहाँ से एक्सक्लूड किया है। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स को दो अलग कैटेगरीज दिया है। एक बोलता है आपके पास अगर यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के यूनिट्स है। ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है ये भी हम देखेंगे पर थोड़ा आगे, अभी सब कुछ एक साथ नहीं थ्रो अप कर रहा हूँ मैं। तो आपको बोलता हूँ कि अगर यूनिट्स ऑफ व्हाट बेटा इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं तो भी यहाँ आपके हाथ में क्या होगा बेटा, इधर 12 मंथ्स का टाइम आएगा। अगर आपके पास है यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ठीक है, तो भी आपका 12 मंथ्स का टाइम आएगा। एंड फाइनली ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। तो ये 5 तरीके के ऐसे एसेट्स हैं जिनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना क्वालिफाई होगा 12 मंथ्स, जिनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना क्वालिफाई होगा 12 मंथ्स। हमने बोला चलो ठीक है। फिर बोला ऑफ लेट लास्ट 3 साल में से एक और कैटेगरी भी बनाया, बोला ये कैटेगरी का पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलो कितना होगा अभी 24 मंथ्स और लेस देन 24 मंथ्स एंड यहाँ पे अगर आपने उसको होल्ड किया मोर देन कितना बेटा 24 मंथ्स, तो क्या होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे लोग ने क्या बोला कि एनी काइंड ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, ध्यान रहे सिर्फ शेयर्स बोला, दूसरा कोई सिक्योरिटी नहीं बोला, तो इसीलिए ना मुझे ये लिस्टेड शेयर्स को भी अलग करना पड़ा। एक्चुअली आप देखोगे तो एनी काइंड ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी ऐसे लिखा है, पर मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़ को तोड़ दिया, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड सिर्फ लिस्टेड शेयर्स यहाँ क्या है 12 मंथ्स का क्राइटेरिया में है, तो उसका भाई अनलिस्टेड शेयर्स है ना वो 24 मंथ्स का क्राइटेरिया में है। ठीक है, दूसरा जो सिक्योरिटीज़ है ना वो अगर अनलिस्टेड रहा तो वो किधर जाएगा 36, तो वो 36 वाले क्राइटेरिया में जाएगा। लिस्टेड 12 में है, ठीक है, 24 में अनलिस्टेड सारा सिक्योरिटी नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स है सिर्फ। यही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे अनलिस्टेड क्या है बेटा, सिर्फ शेयर्स है। तो दूसरा कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज रहेगा ना तो वो ऑटोमेटिकली 36 मंथ्स वाला क्राइटेरिया में क्या होगा
चला जाएगा. आर वी गेटिंग दिस? आर वी वेरी वेरी क्लियर? ठीक है. सो दैट इज़ वाई वी हैड डिफ्रेंशिएटेड इट अर्लियर. एंड देन बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि आएगा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी? ओनली लैंड, बिल्डिंग और व्हाट बेटा? बोथ. तो इनके लिए क्राइटेरिया कितना है? 24 मंथ्स का क्राइटेरिया है. तो आर वी क्लियर? वेरी मच. ठीक है. सो 3 क्राइटेरिया है टू लुक इन टू व्हाट बेटा? शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. वन इज व्हाट बेटा? जनरल मेरा 3 ईयर्स, बट 3 ईयर्स नहीं लिखोगे आप, हमेशा लिखोगे 36 मंथ्स. दूसरा कितना बेटा? 12 मंथ्स. एंड अभी नया सबसे एडिशन हुआ है, वो कितना है? 24 मंथ्स का. ठीक है. तो नाउ यू नो किसके लिए 12 मंथ्स देखने का, किसके लिए 24 एंड किसके लिए 36. ठीक है. अब ये लोग बोलता है कि एक छोटा बात है इधर कि आप ना अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करोगे, आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को क्या करोगे? ट्रांसफ़र करोगे. ठीक है. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. एंड जाहिर सी बात है अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. ठीक है. तो अभी ये कैसे कंप्यूट करने का? द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वी वांट टू लर्न कि हाउ विल यू कंप्यूट लॉन्ग टर्म एंड हाउ विल यू कंप्यूट व्हाट बेटा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. तो अब लिखने के लिए बेटा आप जब भी नोट बनाओगे, ठीक है, तो नोट में ना डबल पेज में बनाना. ठीक है. फुकट का ये लगता. देखो इतना बड़ा है, ठीक है. तो प्रॉपरली 2 पेजेस में बना के लिख दीजिएगा. चलो यू कैन स्टार्ट. देयर इज दिस अ हाफ पार्ट, नेक्स्ट हाफ आप लिख लो, फिर हम लोग करते हैं. एक साथ सब बता दूंगा तो इतना अब्जॉर्ब नहीं होगा. तो पहले इतना लिख लीजिए, बाकी का नेक्स्ट हाफ फिर मैं आपको बता देता हूँ. चलो स्टार्ट. इक्विटी ओरिएंटेड ना फंड लिखना, म्यूचुअल फंड मत लिखो. चले बच्चा, चलो अभी डन. ओके चलो अभी यूनिट्स के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ बेटा. यूनिट्स का मतलब क्या है? देख हमने पहले पढ़ा था फंड का मतलब एक डब्बा होगा. तो इधर बहुत सारे लोग ये डब्बे में क्या करेंगे बेटा? पैसा डालेंगे. ठीक है. अभी मान के चलो ये म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में ये सारे लोगों ने इसको एक लाख रुपए दिए. 5 लोग ऐसे, इसके 5 लाख, इसने भी 1 लाख रुपए दिया. ऐसे टोटल डब्बे में कितना जमा हुआ बेटा? 5 लाख. अभी ये 5 लाख रुपए फंड क्या करेगा? आगे इन्वेस्ट करेगा. इन्वेस्टमेंट्स पे वो रिटर्न कमाएगा और रिटर्न वो थोड़ा खुद रखेगा और थोड़ा इन लोगों में क्या कर देगा? बांट देगा. बराबर है ना? थोड़ा इन लोगों में क्या कर देगा? बांट देगा. ठीक है. पर एज अ प्रूफ कि ये लोगों ने 1 लाख रुपीज़ दिए, जैसे आप कंपनी को कुछ पैसा देते हो तो कंपनी से क्या लेते हो? सामने शेयर्स लेते हो. म्यूचुअल फंड सामने यूनिट्स देता है. तो इट इज़ लाइक अ शेयर ऑफ अ कंपनी, इट्स लाइक अ यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड. बट जैसा शेयर्स आपका ओपन मार्केट में ट्रेड होता है, वैसा यूनिट्स अभी तक इंडिया में ओपन मार्केट में ट्रेड होने नहीं लगा है. इन द फ्यूचर येस, दैट टाइम विल ऑल्सो कम व्हेन द यूनिट्स विल ऑल्सो बी एबल टू बी सोल्ड लाइक शेयर्स इन द ओपन मार्केट. अब क्या होता है कि टोटल जो असेट्स होता है, ठीक है, किसका? म्यूचुअल फंड का. म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करती है, तो उसके बदले में आपको एक यूनिट मिलता है. तो यूनिट दैट इज़ अलॉटेड टू यू इज़ अलॉटेड एट समथिंग कॉल्ड एज NAV, दैट इज़ नेट असेट वैल्यू. मतलब जो मेरा टोटल असेट्स है, अभी मेरा असेट्स किस में? फंड का असेट्स किस में बेटा? शेयर्स में है. और शेयर्स का वैल्यू ऊपर नीचे होते रहते हैं मार्केट में. तो उसी तरह फिर फंड का जो असेट्स का वैल्यू है वो भी रोज़ ऊपर नीचे होते रहता है. तो इसीलिए डेली बेसिस पे NAV कैलकुलेट किया जाता है. अब मान के चलो आज मार्केट बहुत डाउन है और एक NAV का वैल्यू 10 रुपये है और आज मैं फ़ंड में इन्वेस्ट करने गया तो मुझे 10 रुपये के हिसाब से यूनिट्स मिलते हैं. तो मान के चलो मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो मुझे 1000 यूनिट्स मिलेंगे.
कितने पे? 10 रुपये पे। फिर कुछ महीनों बाद, सालों बाद मुझे अगर अभी एग्जिट होना है, आई डोंट वांट टू कीप माय इन्वेस्टमेंट, आई हैव टू सेल द यूनिट बैक टू द म्यूचुअल फंड ओनली। ऑब्वियसली आई कैंट सेल इट टू माय फ्रेंड और एनीबडी एल्स। तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, जब मैं सेल करने जाएगा उस दिन जो वैल्यू होगा उस वैल्यू पे मुझे वो यूनिट्स का प्राइस दे देगा। तो मान के चलिए द टाइम आई वेंट टू सेल द यूनिट्स द NAV इज़ 18 रुपीज़। तो मैंने इन्वेस्ट 10,000 किया था, मुझे सामने मिलेगा 18,000 बिकॉज द वैल्यू ऑफ माई इन्वेस्टमेंट और माई NAV इज़ गॉन अप। सो इस तरीके से वो म्यूचुअल फंड क्या होता है, काम करता है। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये यूनिट्स दिए जाते हैं। तो ये यूनिट्स के लिए भी वो लोग ने 36 मंथ्स का ही टाइम रखा है, क्योंकि 2 ही यूनिट्स को वो लोग ने 12 मंथ्स वाला टाइम दिया। यूनिट्स ऑफ व्हाट बेटा? UTI एंड यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, मिक्स फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो है उसी के लिए ये लोग ने बोला 12 मंथ्स का टाइम होगा। बाकी सबके लिए ऑब्वियसली जब स्पेशल नहीं है तो वो जनरल कैटेगरी में जाकर बैठ जाएगा और वहाँ पे कितना 36 मंथ्स का टाइम उसके लिए एप्लीकेबल होगा। आर वी क्लियर अंटिल नाउ? ठीक है। सो दिस इज द वे वी आर लुकिंग इनटू माय असेट्स बीइंग आइदर लॉन्ग टर्म और व्हाट बेटा? शॉर्ट टर्म। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट अगर आप ट्रांसफर करेगा तो आपको क्या मिलेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट आप ट्रांसफर करेगा तो आपको क्या मिलेगा? तो आप मेरे को बताओ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आपको आता है? ठीक है, तो एक साथ देखते हैं कैसा करने का। ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड ये शॉर्ट टर्म वाला ना, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज आपको ना आपके प्रोफेशन से बाहर आना पड़ेगा। तो मुझे तुम्हारा ना CA वाला दिमाग नहीं चाहिए। ठीक है। आई वॉन्ट अ नॉर्मल ब्रेन दैट फंक्शंस नॉर्मली। ठीक है। वो CA वाला 1.5 टाइम्स वो अपने को नहीं चाहिए। अपने को नॉर्मल एक थॉट प्रोसेस लगेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज गोइंग टू बी कंप्यूटेड। ठीक है। सो देखो, ये बोलता है कि मान के चलो एक सिनेरियो लेते हैं कि मैंने ना एक गोल्ड का रिंग खरीदा 15,000। मैंने गोल्ड का रिंग खरीदा कितने में? 15,000 रुपीज़। कुछ महीना मैंने उसको यूज़ किया, 2 महीना 3 महीना। फिर मेरे को ऐसा लगा वो रिंग बहुत खाली खाली लग रहा है, तो मैंने ना उसमें एक डायमंड डलवाया। कितने का? ₹5,000 का। मैंने उसमें क्या किया? एक डायमंड डलवाया ₹5,000 का। फिर और कुछ महीने मैंने उसको यूज़ किया और कुछ महीने यूज़ करने के बाद मुझे अचानक से कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट आ गया। तो अब मैं उस गोल्ड की रिंग को क्या करना चाहता हूँ? बेचना चाहता हूँ। मैंने उसको OLX पर डाला, तो मुझे ना कुछ ऐसा अच्छा प्राइस नहीं मिला। सो आई वॉन्टेड टू सेल द रिंग बट आई एम नॉट गेटिंग अ गुड प्राइस। तो एक दिन मैं ऐसा बहुत दुखी होकर जा रहा था, तो मुझे एक बारी मेरा फ्रेंड मिला। वो फ्रेंड मुझे बोलता है, अरे क्या हुआ, क्यों इतना दुखी है? मैंने बोला, यार मेरे पास एक रिंग है, मुझे सेल करने का है, पैसे का बहुत ज़रूरत है, बट आई एम नॉट गेटिंग अ गुड प्राइस फॉर द रिंग। तो बस इतना सा बात। मैं एक आदमी को जानता है जो तेरा रिंग भी खरीदेगा और उसको अच्छा प्रॉपर प्राइस भी दिलाएगा। मैं बोला, अच्छा सच्ची? बोला हाँ, पर कमीशन लगेगा 1,000 रुपये। तो मैं वहाँ तक लेके जाने का क्या कह रहा है? कमीशन लेगा 1,000 रुपये। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी ज़रूरत तो है। तो मैंने बोला लेट्स गो। तो हम लोग वो बंदे के पास गए एंड वो बंदे ने मेरा रिंग ख़रीदा, यानी कि मैंने उसको सेल किया से 50,000 रुपीज़ में। मैंने उसको सेल किया कितना? 50,000 रुपीज़ में। अब इसके पीछे मुझे कमीशन कितना देना पड़ा? 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ करेक्ट है कि नहीं? बराबर है। समझा तुमको ट्रांजैक्शन क्या हुआ? अब मेरे को ये पूरे ट्रांजैक्शन में सोच के बोलो आराम से, तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना? 29,000 रुपीज़। कैसे किया तुमने इतना टफ कैलकुलेशन बच्चा लोग? अरे सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ, मैं सीरियस है, मेरे हंसते हुए चेहरे पे मत जाओ। कैसे किया इतना टफ कैलकुलेशन तुमने? बराबर है, सबने कुछ तो बोला, प्लस माइनस करके आंसर तो सबका आया सेम। अगर मैं नॉर्मली देखूँ इवेंट वाइज, तो मैंने जब भी ये रिंग सेल किया, ठीक है ना, तो मुझे मिला 50,000 रुपया।
और जैसे ही मैं 50,000 रुपये गिन रहा था, मेरा दोस्त मेरे को देख ही रहा था। तो मतलब हाँ पता है, 1,000 रुपये उसको निकाल के दे दिया, है ना। तो मेरे सेल प्राइस में से कमीशन चला गया कितना बेटा, 1,000 रुपीज़। बोलो मेरे हाथ में कितना बचा, मेरे हाथ में बचा 49,000। तो मैं तो खुश हो गया, मैं बोला यार 49,000 का मुनाफा। पर मेरे को याद आया कि ये फ्री में तो नहीं आया था, है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने रिंग खरीदा था कितने में, 15,000 में, ये भी तो माइनस करना पड़ेगा। और उसमें डायमंड लगवाया था कितने का बेटा, 5,000 का, ये भी तो माइनस करना पड़ेगा। एंड तो जाके मेरे को कहीं मेरा प्रॉफिट मिलेगा, जो कितना निकला, 29,000। और तुम लोग इतने झूठे लोगो ना, तुम लोग ने मेरे को बोला तुम लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने को नहीं आता है। किया तो सही, यही है, यही है, करेक्ट है। पर रुको रुको रुको, अपन सुनो तो, अपन लोग कौन है? अभी अपन पब्लिक को जाके बोलेगा इतना इजी है, अपना फीस कौन देगा? तो अपने को ऐसा प्रेजेंट करने का कि सामने वाले को लगना चाहिए कुछ बड़ा काम किया है ना, तभी तो फीस आएगा। तो सेल को सेल नहीं बोलने का, सेल को नया नाम देने का, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। देख ऐसा लगता है बड़ा काम किया, FVC। कमीशन को कमीशन नहीं बोलने का, इसको बोलने का एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। 49,000 क्या है, कुछ है ही नहीं, हाथ में बचा हुआ पैसा, फिर भी उसको नाम देने का नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, NVC। ठीक है, फिर ये क्या है, रिंग 15,000 रुपया परचेस का कॉस्ट है, तो उसको बोलने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। छोटा वर्ड मत इस्तेमाल करो, COA। ठीक है, फिर ये क्या किया, डायमंड लगाया था, उसको बोलने का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि ये खर्चा करने से मेरे असेट में क्या हुआ, सुधार आया, इम्प्रूवमेंट आया। तुम में तो नहीं आ रहा है, असेट में तो आ गया, है ना बेटा। तो ये क्या होएगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड लास्टली ये प्रॉफिट है, उसको बोलने का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और तुमने बोला तुमको नहीं आता। क्लियर? अब बेटा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर है ना, इसी के यही 5 चीजों के आजू बाजू घूमने वाला है। सिर्फ दिक्कत ये होगा कि यहाँ पे अमाउंट्स क्या लिखने का ना, वो हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट यू हैव टू जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग एंड द चैप्टर विल बी डन आराम से। क्लियर? एकदम इजी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट व्हाट बेटा, शॉर्ट टर्म। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म का बात करूं बेटा, अगर मैं लॉन्ग टर्म का बात करूं तो लॉन्ग टर्म ना इससे थोड़ा सा अलग है। इन द सेंस क्या, ये भी समझने का कोशिश करो। मान के चलिए मैंने एक 2004 में एक रिंग खरीदा, से तभी ₹10,000 का था, एंड मैंने आज उसको 2021-22 में क्या किया, सेल किया। मुझे आज के हिसाब से ₹60,000 मिला बेटा। आज के हिसाब से रुपीज़ कितना मिला, 60,000। तो क्या मैं अब ऐसे कर सकता हूँ कि 60,000 माइनस 10,000 से कि 50,000 मेरा प्रॉफिट हुआ? क्यों, क्या प्रॉब्लम लग रहा है? सेल माइनस कॉस्ट, टाइम वैल्यू अलग है, टाइम में बहुत डिफरेंस है। आप बोलोगे सर देखो, आइडियली जब आप प्रॉफिट का कंप्यूट करते हो ना, तो आजू बाजू वाले फिगर्स के साथ हम लोग प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं। ठीक है, 1 साल 2 साल, दैट इज वाई शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में 3 साल का वो लोग ने गैप दिया है। बोला 3 साल तक आजू बाजू का वेरिएशन चलेगा, बट 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो देन देयर इज गोइंग टू, द डिफरेंस इज गोइंग टू बिल्ड अप। तो इसीलिए लोग ने बोला कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आज के सेलिंग प्राइस में से कितना, ऑलमोस्ट 18-19 साल पहले का कॉस्ट को क्या करें, माइनस करें और प्रॉफिट निकालें। बोथ हैज टू बी कमिंग एट द सेम टाइम। तो कैसे कंप्यूट करने का? अब दो तरीके हैं। या तो मैं सेलिंग प्राइस को इधर लेके जाऊं, फिर कंप्यूट करूं कैपिटल गेन्स,
फिर पर मुझे वापस कैपिटल गेन्स को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि टैक्स तो आज की तारीख पे करना है। तो ईजियर वे हम लोग बोलते हैं कि सर उससे अच्छा है काम करते हैं ना, ये कॉस्ट को आज की तारीख पे लेकर आने का कोशिश करते हैं। तो आज ही सेल से माइनस करेंगे, आज ही कैपिटल गेन्स भी टैक्स करेंगे। तो तुमको क्या लगता है कि मान के चलना कि कोई रिंग मुझे अगर बहुत साल पहले 2003-2004 में 10,000 का मैंने खरीदा होगा, तो आज वो रिंग का वैल्यू 10,000 से ज़्यादा होएगा या 10,000 से कम होगा? अगर मैं वो खरीदने जाऊँ तो ज़्यादा होगा। क्यों आपको लगता है ज़्यादा होएगा? इन्फ्लेशन। डू यू अंडरस्टैंड? द प्राइस विल इंक्रीज ड्यू टू व्हाट बेटा? इन्फ्लेशन। तो अब हम ये कैसे निकाले कि कोई एक चीज़ 2003-2004 में जब 10,000 की थी, उसका आज का इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू क्या हुआ होगा? इनकम टैक्स आया सामने, बोला आप उसका टेंशन मत लो, उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। हमने बोला क्या बंदोबस्त किया? तो इनकम टैक्स ने बोला देखो मैंने क्या किया, 2001-2002 से ना, फ्रॉम द ईयर 2001 एंड 2002 से मैंने इन्फ्लेशन रिकॉर्ड करके रखा है। हमने बोला कैसे रिकॉर्ड करके रखा है? तो बोला देखो मैंने एक बेस पकड़ा, बेस में कुछ भी पकड़ सकता था, 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, मैंने पकड़ा 100 रुपीज़। अब आप ऐसा सोचो कि 2001-2002 में कोई एक चीज़ जो है वो अगर 100 रुपये में मिलती थी, तो मैंने बाद में देखा कि 2002-2003 में वो कितने की मिलने लगी, तो मैं बोला अरे वो 109 रुपये की मिलने लगी। फिर 2003-2004 में वो कितने रुपए की मिलने लगी, तो हम लोगों ने बोला 115 रुपये की मिलने लगी। ऐसा करते 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 मैं आया हूँ 21-22 तक, और मैंने ये समझा है कि जो चीज़ 2001-2002 में 100 की मिलती थी, वो आज 21-22 में 317 रुपीज़ की मिलती है। तो अब ये जो मेरे पास नंबर्स है, इसको लेके आप कीजिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड आप ढूंढिए आपका आज तक का इक्विवेलेंट वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो चीज़ तभी कितने का मिलता था, 115 का मिलता था, वो हो गया 317, तो 115 रुपया हो गया कितना, 317। तो अगर तभी वो 10,000 का मिलता रहेगा, तो आज की तारीख में कितना होगा? 565, ठीक है, 28,000 लो, राउंड ऑफ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो यानी कि जो चीज़ 28,000 के वैल्यू की है, सर वो आपने बेची कितने, 60,000 में, मतलब आपने कमाया इस पे 32,000 एक्स्ट्रा, एंड यही 32,000 आपका बनेगा अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यही क्या बनेगा बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज इट गेटिंग इनटू योर हेड बेटा? बराबर, स्लोली स्लोली, दिस इज हाउ यू कंप्यूट व्हाट बेटा? लॉन्ग टर्म। एंड यही मेन जो प्रोसेस किया ना आपने, यही मेन डिफरेंस है शॉर्ट टर्म का एंड व्हाट बेटा? लॉन्ग टर्म का, ठीक है। तो दिस होल प्रोसेस दैट वी डिड is called the process of indexation. The whole process that we did is what we call the process of indexation. And ये जो 28,000 का अपने को कॉस्ट मिला है ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड ये जो नंबर दिया है ना गवर्नमेंट ने अपने को, इसको बोलते हैं CII, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, नाम याद रखना पड़ेगा, इजी। सो वी हैव CII, एंड CII की मदद से हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं बेटा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब अपने को लॉन्ग टर्म के टाइम पे बेसिक प्रोसेस सेम है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिलेगा, उसमें से तुम माइनस करोगे बेटा एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट बेटा? ट्रांसफर। ये माइनस करने के बाद वही आपको मिलेगा नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से अब आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माइनस करोगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, ठीक है। एंड वो माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे जो मिलता है, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। क्लियर 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 क्लियर। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ सकता है, आप बोलोगे सर ये आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बताया, पर अगर इम्प्रूवमेंट हुआ होगा तो गवर्नमेंट बोला सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने यहाँ 2010-11 में इधर इम्प्रूवमेंट किया होगा, तो आप देखो 2010-11 का CII क्या है, समझा 201 रुपये है,
तो इधर मान के चलिए कि आपने अगर 2000 रुपये का इम्प्रूवमेंट किया तो वापस आप उस 2000 को 201 के हिसाब से क्या करके लेकर आओ, आज के वैल्यू पे लेकर आओ। सो मान के चलते हैं अजम्पशन 3500 अजम्पशन, ओके। तो वापस आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस कीजिएगा एंड आपको मिलेगा आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट करने के लिए आपने किया क्या, आपने लिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको डिवाइड किया किससे, CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेस या एक्विजिशन से, एंड उसको मल्टीप्लाई किया CII ऑफ द ईयर ऑफ व्हाट बेटा, ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिया, उसको डिवाइड किया CII ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट से, एंड उसको मल्टीप्लाई किया CII ऑफ द ईयर ऑफ व्हाट बेटा, ट्रांसफर से, एंड मिल गया आपको आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉन्सिक्वेंटली आपको मिला कैपिटल गेन्स। क्लियर है। अब जब मेरा और इनकम टैक्स वाले का ये बात चल रहा था तो बाजू में एक बूढ़े आदमी हमारा बात सुन रहे थे, उसने बोला बेटा मुझे एक डाउट है। तो इनकम टैक्स वाले ने बोला बोलो चाचा आपको क्या डाउट है। बोला कि तुम्हारा बात मैंने सुना, मेरे को सब समझा कि तुम क्या बोल रहे हो, इन्फ्लेशन, CII, इन्फ्लेशन को क्या करने का, एडजस्ट करने का, वो सब मेरे को समझा। पर मेरा ये डाउट है कि मैंने ना एक घर खरीदा था 95-96 में, घर मतलब रिंग पकड़ लो, 95-96 में मैंने इधर 5000 का एक रिंग खरीदा था, और अब उसको अगर मैंने 21-22 में सेल किया, तो द रिंग दैट आई हैड परचेस्ड इन द ईयर 95-96 उसको मैंने सेल किया 21-22 में। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि 2001-2002 से आगे का जो इन्फ्लेशन है दैट यू हैव टेकन केयर ऑफ, बट व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन फ्रॉम 95-96 टू 2001 एंड 2002। अगर आप मुझे बोलते हो कि यू जस्ट गो अहेड विथ 100 ओनली, तो दैट मीन्स यू आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ 2001-2002 से लेकर 21-22। मतलब ऐसा नहीं हो सकता मैं बोलूँगा 5000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 317, फिर भी आई मिस्ड ऑन फ्रॉम 95-96 टू 2001-2002। तो इनकम टैक्स वाले ने तो सोचा, बोला चाचा आपका बात तो बराबर है। तो बोले एक काम करते हैं, आइडिया आप क्या कीजिए ना, आप ये देखो कि 2001-2002 से तो मैंने गिन के रखा है इन्फ्लेशन, तो इसका फर्स्ट डे में मतलब 1/4/2001 के दिन, ठीक है, आपका जो असेट है उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, आपका जो असेट है उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो वो चाचा ने बोला मान के चल 7000 है। तो बोला बस फिर यही सोचते हैं कि ये जो 5000 से 7000 का इंक्रीमेंट हुआ ना, वो इन्फ्लेशन के कारण हुआ, एंड 7000 से फिर आगे आप 100 लेके तो काम कर सकते हो। तो वो बोला कि इंस्टेड ऑफ 5000 देन व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू इज यू टेक द कॉस्ट नॉट एज 5 बट एज व्हाट बेटा 7, एंड देन यू कैन यूज द बेस ऑफ व्हाट 100 टू गो टिल 317। चाचा ने बोला मेक सेंस, बट व्हाट इफ 7 की जगह माई कॉस्ट इज 4500, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू इज 4500। ऐसा भी हो सकता है ना, रिंग को कुछ डैमेज हो गया तो आज की तारीख में उसका वैल्यू इतना नहीं मिल रहा है, सोने का भाव गिर गया, कुछ भी तो हो सकता है। मतलब हम रिंग बोल रहे हैं, इट कुड बी एनी अदर एसेट नो बेटा, पेंटिंग हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट भी होता है, तो बिल्डिंग का एक दीवार गिर गया तो बिल्डिंग का भी उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है। सो देन व्हाट, सो देन इनकम टैक्स वाला बोला कि देखो चाचा अगर ऐसा हुआ है तो कायदे से तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन योर एसेट, तो आप ऐसा टूटा हुआ एसेट लेने जाओगे तो कंपेरेबल है ही नहीं, करेक्ट है। सो बेस्ट केस सिनेरियो व्हाट आई कैन स्टिल यू डू इज आई कैन अलाउ यू टू टेक 5000 एज योर बेस हियर एंड यू गो अहेड विथ 5000, क्योंकि दैट मच एटलीस्ट यू हैव स्पेंट, दैट मच एटलीस्ट यू हैव स्पेंड। तो अभी रूल बनता है यू कि अगर कोई भी एसेट
1/4/2001 के पहले परचेस किया हुआ है, अक्वायर किया हुआ है. सो एनी एसेट विच इज अक्वायर्ड बिफोर व्हाट बेटा 1/4/2001, व्हाट शुड बी इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड बी द एक्चुअल कॉस्ट or the fair market value as on 1/4/2001, whichever is higher. Is it beneficial to the assessee? Yes, क्योंकि कॉस्ट हायर रहेगा तो इंडेक्सेशन में और बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा. तो ऐसा बहुत रैशनली इनकम टैक्स ने एक व्यू लिया कि आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल कॉस्ट की जगह फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो. ठीक है. बिल्डिंग एंड लैंड के लिए ना एक और छोटा सा इसमें ट्वीक है जो मैं आपको ना थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगा. ठीक है. फिलहाल के लिए हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं, तो आई एम टॉकिंग जस्ट जनरली व्हाट द फेयर मार्केट वैल्यू. लास्ट ईयर में एक अमेंडमेंट आया था विथ रिगार्ड्स टू दिस बिल्डिंग एंड लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग वाला. ठीक है, वो बाद में पढ़ते हैं. फिलहाल के लिए क्लियर है आप कुछ? चाचा बोला एक और डाउट है. बोला बोलो चलो क्या है डाउट है आपको? चाचा बोला देखो तुमने ना ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मुझे बोला, मेरे को एकदम बराबर समझा, वायबल भी लग रहा है, पर व्हाट इफ 98-99 में मैंने इसमें 1000 रुपये का इम्प्रूवमेंट किया, तो जो आपने मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए बोला, कैन आई अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? बोलो तुमको क्या लग रहा है? हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? तो इनकम टैक्स वाले ने क्वेश्चन सुना और बोला अभी चाचा आपका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना? तो बोला क्यों क्या हुआ? बोला चाचा थोड़ा लॉजिकली समझने का कोशिश करो. जब मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट लेना है, तो अगर आपने रिंग में मान के चलो 1000 रुपये का डायमंड भी लगवाया, तो 1/4/2001 के टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रिंग निकालोगे या रिंग या डायमंड दोनों का निकालोगे? दोनों का मिलेगा ना. तो यानी कि वो फेयर मार्केट वैल्यू में द डायमंड, द इंप्रूवमेंट दैट यू हैव डन इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर. तो इसीलिए आपको अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. तो वापस रूल बनायू कि एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 has to be ignored. करेक्ट है. अब कोई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सर यही शॉर्ट टर्म में कर सकता है क्या, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है. क्योंकि सोचो 2001 से आज तक शॉर्ट टर्म वाला सीन कभी बनेगा ही नहीं ना. तो दिस इज ओनली गोइंग टू बी अ केस फॉर व्हाट बेटा, लॉन्ग टर्म. क्योंकि आज तुम 21-22 में शॉर्ट टर्म देखेगा तो मैक्स 3 साल पीछे जाएगा. अगर तुम 2001 के पहले का बात कर रहा है तो आज के तारीख में तो लॉन्ग टर्म ही है. तो देयर इज नथिंग टू बी थॉट इवन अबाउट व्हाट बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इन दिस रिगार्ड्स. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए एनी इंप्रूवमेंट मेड बिफोर 1/4/2001 हैज टू बी इग्नोर्ड. हाँ, अगर इंप्रूवमेंट कहीं पर बाद में होगा तो द सेम लॉजिक अप्लाइज. आप इंप्रूवमेंट का भी क्या कर सकते हो, इंडेक्सेशन ले सकते हो. करेक्ट है? बस यही है नॉर्मल वर्किंग ऑफ व्हाट बेटा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ठीक है, इजी है. अब मैं बोल रहा ना, बस यही 5-6 चीज़ों के बीच में आपका गाड़ी घूमने वाला है. बट यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी लॉजिकली कि ये सिचुएशन आया तो कौन सा नंबर लेने का, दूसरा सिचुएशन आया तो कौन सा नंबर लेने का. दैट इज इट. ठीक है, चलो लिख ले थोड़ा सा. चले आगे. सो दिस इज वन पार्ट डन विथ रिगार्ड्स टू अपना कैपिटल एसेट. एटलीस्ट आपको अभी बेसिक्स तो पता चल चुका है कि हाउ अ कैपिटल एसेट लुक्स लाइक, हाउ यू क्लासीफाई इट इन अ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, हाउ द कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोज अहेड. ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक और छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. ठीक है, एंड देन मे बी वी विल गो थ्रू अपना नोट्स, डू अ कपल ऑफ क्वेश्चन सिंपल वाले, एंड देन वी विल गो अहेड. ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा. This is yet another important concept to look into the capital gains वाला सीन. तो हमको ना बेटा ये भी देखना पड़ेगा कि सेक्शन 47 ने क्या बोला, transactions which are not to be considered as what बेटा
ट्रांसफर, बराबर है। चलो, सो अभी ना सेक्शन 47 एज अ बिग लिस्ट, हम लोग पूरा लिस्ट में तो अभी देखने नहीं वाले पूरा लिस्ट, तो हम क्या करते हैं बेटा, फॉर द टाइम बीइंग वी आर ओनली लुकिंग एट 3 ट्रांजैक्शंस बीइंग गिफ्ट, विल एंड इनहेरिटेंस। गिफ्ट, विल एंड इनहेरिटेंस, तो ये 3 ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिसको सेक्शन 47 ने नोटिफाई करके रखा है कि इन ट्रांजैक्शंस को आप ट्रांसफर्स नहीं मानोगे, कॉन्सिक्वेंटली इन ट्रांजैक्शंस पे कैपिटल गेन्स नहीं आएगा, ठीक है। अब जब ट्रांसफर होता है बेटा, तो एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होगा। तो जो बंदा असेट देता है वो ट्रांसफरर हुआ, एंड जो असेट लेता है वो क्या हुआ, ट्रांसफरी, करेक्ट है। कैपिटल गेन्स किसके हाथ में लगता है, ट्रांसफरर के कि ट्रांसफरी के? दैट वी आर ऑन सेम पेज कि कैपिटल गेन्स विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, बट अगर द ट्रांसफर इज इन द नेचर ऑफ गिफ्ट और द ट्रांसफर इज इन द नेचर ऑफ विल या ट्रांसफर इज इन द नेचर ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये 3 केसेस में फॉर द टाइमिंग, बहुत सारे केसेस है, फॉर द टाइमिंग ये 3 केसेस में आपको कैपिटल गेन्स नहीं अप्लाई होगा। आर वी वेरी वेरी क्लियर? ठीक है, तो इसी के बारे में ना एक छोटा सा केस स्टडी देख लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मान के चलिए एक है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने कहीं से तो एक रिंग परचेस किया, रिंग परचेस्ड फॉर से ₹10,000, ठीक है। ये उसने किया इन द ईयर, या रादर कोई डेट बोल, सो 15/7/2003, तो 3 and 4 में, 2003 एंड क्या बेटा 4 में उसने क्या किया, एक रिंग परचेस किया, ठीक है। उसने कुछ साल रिंग को यूज़ किया, फिर एक दिन ऐसा आया कि उसका एक फ्रेंड है मिस्टर बी, मिस्टर बी का था बर्थडे, ठीक है। तो बर्थडे के ओकेशन पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वो रिंग गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अभी इसका बर्थडे कब लेने का, तो इसका बर्थडे समझ 15/4/2008 में था, ठीक है। तो ये है 2008 2009, ठीक है। सो अब मुझे बताओ कि क्या ये गिफ्ट को हम लोग ट्रांसफ़र कंसिडर करेंगे? नहीं ना, 47 ने तो बोला है ना कि भाई गिफ्ट को ट्रांसफ़र कंसिडर मत करो। तो दिस गिफ्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफ़र, वाई? बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन व्हाट बेटा 47। नाउ कॉन्सिक्वेंटली बेटा, कॉन्सिक्वेंटली अगर वो ट्रांसफ़र ही नहीं है तो विल देयर बी कैपिटल गेन्स फॉर मिस्टर ए? तो हम लोग बोला सर वो भी तो नहीं आएगा, जब ट्रांसफ़र ही नहीं है तो देयर विल बी नो कैपिटल गेन्स ऑल्सो फॉर व्हाट बेटा मिस्टर ए। यहाँ तक क्लियर बात? कल को अगर ऐसा हो जाता है कि बी को बहुत पैसे का ज़रूरत पड़ा और बी ने वो रिंग मिस्टर सी को सेल किया फॉर से ₹90,000 ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो से 12/12/21 को क्या हो गया बेटा, सेल हो गया। तो अब बताओ क्या ये सेल ट्रांसफ़र है? तो हम जब ट्रांसफ़र का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, तो अपने को समझेगा कि सेल इज ऑल्सो व्हाट बेटा, वन ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र। आई थिंक ये मैंने कल आपको बोला भी था, याद आ रहा है? ट्रांसफ़र इज मच वाइडर एंड सेल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट बेटा, ट्रांसफ़र। तो ये सेल ट्रांसफ़र है। अब बिकॉज देर इज अ ट्रांसफ़र देर विल बी कैपिटल गेन्स फॉर मिस्टर बी, देर विल बी कैपिटल गेन्स फॉर मिस्टर बी। अब है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, एज फार एज दिस पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसर्न, ठीक है, एज फार एज दिस पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंसर्न, मिस्टर ए here is the transferor and Mr. B
ट्रांसफरी। बट सिमिलरली अगर मैं ये पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे वापस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मैं ग्रीन में लिखूँ कि ये है ट्रांसफरर एंड मिस्टर सी इज द ट्रांसफरी, एंड दिस बीइंग अ ट्रांसफरर देयर विल बी कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ व्हाट बेटा, मिस्टर बी। ये क्लियर है? ये ना यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर। फेयर है बच्चा? ये क्लियर हुआ? हम बोला चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मिस्टर बी जब भी अपना कैपिटल गेन्स कंप्यूट कर रहा होगा तो वो क्या बोलेगा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 90,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा वो? क्या चीज? जोर से बोल। बराबर है। तो बी ने भी यही सोचा, बोला देखो मुझे गिफ्ट मिला है, पर यही रिंग मैं अगर मार्केट में 15/4/2008 में खरीदने चाहता, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे उसका फेयर मार्केट वैल्यू लगता 30,000 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं आज इसका वैल्यू वही लूंगा ना जो फेयर मार्केट। फेयरली इफ आई वुड हैव गॉन टू परचेज द रिंग इट वुड हैव कॉस्टेड मी कितना? 30,000। तो वो रिंग का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अज्यूम्ड है कितना बेटा? 30,000। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा मेरे पास कैपिटल गेन्स आएगा कितना? 60 का। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग डोंट आस्क मी सर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन क्यों नहीं किया। आई नो इट विल कम टू योर माइंड, बट मैं आपको ना एक अलग कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल लेट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, फिलहाल लेट्स कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू बी टेकन। मैं वो भी आपका डाउट सॉल्व करूंगा विथ रिगार्ड्स टू द इंडेक्सेशन पार्ट। ठीक है, तो थोड़ा टाइम बी विथ में। तो अपन ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया? 60। अब अपना गवर्नमेंट थोड़ा सोचा, गवर्नमेंट बोला देखो एक तो हमने ही ये वाले ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर बोलने से मना किया था, तो यहाँ पे हमको तो कैपिटल गेन्स मिला भी नहीं। ठीक है, फिर बी ने जब वही आगे बेचा, ठीक है, तो आप देखोगे कि द इंप्रूवमेंट इन द वैल्यू फ्रॉम 30,000 टू 90,000, 60,000 इज कॉट इन आवर टैक्स नेट। वो दिख रहा है सामने, इंप्रूवमेंट इज इन द वैल्यू फ्रॉम व्हाट बेटा? 30,000 टू व्हाट बेटा? 90,000। ऐसे 60,000 इज कॉट इन आवर टैक्स नेट। बट यार देयर वाज आल्सो एन इंप्रूवमेंट फ्रॉम 10,000 टू 30,000 ना, ये कहाँ गया? आप बोलोगे सर उन्होंने ही तो एग्जाम किया था, पर बोला कि फॉर द टाइम बिंग एग्जाम कर रहे हैं ना, उस पर टैक्स लेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। बोला फाइनली इसका जो फायदा है वो तो मिस्टर बी को हुआ है, तो मिस्टर बी शुड बी द पर्सन हु शुड बी ऑल्सो पेइंग टैक्स फॉर द इंक्रीमेंट फ्रॉम 10,000 टू व्हाट बेटा? 30,000। और अगर मैं दूसरे टर्म्स में भी आपसे बात करूं तो आप बोल रहे हो कि सर ये ट्रांजैक्शन को आपने ट्रांसफर ही नहीं मानना है, तो फिर इनकम टैक्स बोला नहीं मानता ट्रांसफर, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूं कि अभी तक रिंग ए के पास ही है और इट इज वर्चुअली दैट ए हैज सोल्ड टू मिस्टर सी नो। तो इन केस अगर ए ने मिस्टर सी को बेचा है तो मेरे को 10,000 से लेके 90,000 तक का इंक्रीमेंट टैक्स करना चाहिए ना। मेरे हाथ में सिर्फ कितना आया? 60 आया। तो बोला ये तो गड़बड़ है। तो इसीलिए अपने गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है? एक नया सेक्शन बनाया, सेक्शन 49, जो कि अलग अलग ट्रांजैक्शंस में, अलग अलग सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का ये बताता है। अलग अलग ट्रांजैक्शंस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का ये बताता है। तो ये लोगों ने एक सेक्शन डाला 49 में, सब सेक्शन 1, और 49(1) में बोला हम ना कुछ स्पेसिफाइड मोड्स ऑफ ट्रांसफर का एक लिस्ट देते हैं। अब आपका ट्रांसफर ये लिस्ट में से कोई भी स्पेसिफाइड मोड्स के अंडर अगर हुआ है तो आपके लिए द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द
प्रीवियस ओनर। आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, एंड इसमें गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस ये तीनों भी नोटिफाइड है। ठीक है, फिलहाल के लिए गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस 47 में भी नोटिफाइड है, गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस 49(1) में भी नोटिफाइड है। तो अब ये क्या बोलता है कि देख 47 क्या बोला, गिफ्ट में अगर ट्रांजैक्शन आया तो उसको ट्रांसफर मत मान, तो कॉन्सिक्वेंटली जो ट्रांसफरर है उसको कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। पर 49(1) जो है ना वो किसके साथ बात करते हैं मालूम है, ट्रांसफरी के साथ बात करता है। बोलते हैं हे ट्रांसफरी, तू कल को अगर ये एसेट बेचने को जाएगा तो तेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। तो अगर तेरे को गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस में अगर एसेट मिला है तो तेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर। अब ये करके दे वेरी स्मार्टली प्लेड, सेइंग कि भाई फिर इधर है ना 30,000 नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए 10,000, एंड ये 60 का ऑटोमेटिकली 90 फूटा बी के सर पे, 80 फूटा बी के सर पे। तो इस तरीके से वो लोगों ने बहुत प्रॉपरली बोल सर उसको कैसे पता चलेगा कि ए ने कौन सी प्राइस में खरीदा, कितने में? उसको जाना पड़ेगा। अगर नहीं पता चलेगा तो उसका भी आगे अपने पास इलाज है, वो बाद में बताऊंगा, समझा। अभी मैं सब कुछ नहीं बता सकता, फिर बहुत क्लटर्ड अप हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ते ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल तो ऐसे ही मान के चलते। गुड क्वेश्चन एज ही आस्क्ड, आपने सुना क्या बोला कि बी को कैसे पता चलेगा ए ने कितने पे लिया है। ऑब्वियसली अगर मालूम होगा तो अच्छी बात है, फिलहाल हम अज्यूम करते हैं कि मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो ए को भी क्या करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाना पड़ेगा, या बी को निकलवाना पड़ेगा ए ने कब खरीदा था तब उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए बोल के। पर वो थोड़ा हाई एंड है, अपने को आईपीसीसी लेवल पे, इंटर लेवल पे ऐसे मिलेगा कि अपने को सब पता है बोल के, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल यहाँ तक पूरा सिचुएशन समझा, चलो ग्रेट। अब ध्यान देना, नाउ कम टू द पीरियड ऑफ होल्डिंग पार्ट, ठीक है। नाउ कम टू द पीरियड ऑफ होल्डिंग पार्ट। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए ये लोगों ने क्या बोला कि अगर आप ये मान रहे हो कि ए एंड बी का जो ट्रांजैक्शन है वो कभी हुआ ही नहीं, तो वर्चुअली नाउ यू आर स्टिल थिंकिंग ए इज सेलिंग टू व्हाट बेटा सी। तो जब है ना पीरियड ऑफ होल्डिंग कंप्यूट करोगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में आप 15/4/2008 से लेके 12/12/21 तक का तो पीरियड लोगे, ये तो बी का हक का पीरियड है। पर बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग में जो ए का पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना वो भी ऐड किया जाए, तो पूरा जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है एसेट का दैट विल बी टेकन फ्रॉम 2003-4 से लेके 21-22। अब ये क्यों करना पड़ेगा बेटा, टू क्लासीफाई वेदर एसेट इज अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म। अभी जैसे कि ये मान के चलो ज्वेलरी का केस है, तो ज्वेलरी का केस में 36 मंथ्स का क्राइटेरिया हिट होएगा। तो अब अगर 36 मंथ से ये टोटल पीरियड ऑफ होल्डिंग जो प्रीवियस ओनर का और एसएससी का, मेरे लिए एसएससी कौन है, मिस्टर बी था, तो एसएससी का एंड प्रीवियस ओनर का दोनों का अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग मिलके 36 मंथ से ज्यादा हुआ तो द ट्रांजैक्शन विल बी क्वालिफाइड और द एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एंड नाउ कॉन्सिक्वेंटली द गेन्स शैल बी व्हाट बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो समझा क्या बोला, तो ये लोग ने क्या बोला, पीरियड ऑफ होल्डिंग में प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब जब लॉन्ग टर्म हो ही गया है तो और एक अपने सामने समस्या खड़ी हो गई, इंडेक्सेशन, करेक्ट है। और एक सामने समस्या खड़ी हो गई, तो आप मुझे बताओ कि मैं इंडेक्सेशन कहां से लूं, 8-9 से लूं या 3-4 से लूं। आप बोलोगे सर पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आपने ऐड किया है तो इंडेक्सेशन भी 3-4 से ही मिलना चाहिए। इनकम टैक्स बोला ना, जब उन्होंने इंडेक्सेशन के बारे में लिखा ना बुक में, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ में, तब ऐसा लिखा है कि इंडेक्सेशन शुड बी अलाउड फ्रॉम द ईयर व्हेन द असेसी बिकेम द ओनर ऑफ द एसेट। कैसे लिखा है बुक में, इंडेक्सेशन शुड बी अलाउड फ्रॉम द ईयर व्हेन द असेसी बिकेम द ओनर ऑफ द एसेट। अपने लिए असेसी कौन, ओनर कब बना, बोला 8-9 से आगे मिलेगा। क्लियर है, 8-9 से आपको आगे मिलेगा। सो यू कैनॉट टेक द इंडेक्सेशन फ्रॉम 3-4 till 21-22, यू विल ओनली गेट फ्रॉम व्हाट बेटा 8-9 से लेके 21-22, ठीक है। पर अगर फिक्टिशियसली ऐसे मान लेते हैं अभी
पिंक ऑरेंज ले लो, कि ये जो मिस्टर ए है ना, मान के चलो मिस्टर ए ने इधर 5-6 में एक इम्प्रूवमेंट किया था और बी ने इधर 15-16 में एक इम्प्रूवमेंट किया था। तो सिंस योर ट्रांजैक्शन इज क्वालिफाइड टू बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अब जैसे तुमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन किया, समझा इंडेक्सेशन कब से कब तक लेना है, अब वापस इम्प्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन का बात आता है ना। तो इम्प्रूवमेंट के लिए जब मिस्टर बी ने वो इम्प्रूवमेंट किया है, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, जब मिस्टर बी ने वो इम्प्रूवमेंट किया है, तो ये लोग बोला कि वो तो सिंपल है 15-16 से लेके 21-22 तक का उसको बेनिफिट मिलेगा इंडेक्सेशन का। पर अगेन सवाल खड़ा हो गया मिस्टर ए की इम्प्रूवमेंट का, कि अगर मिस्टर ए ने 5-6 से लेके इम्प्रूवमेंट किया है, तो अब जब मैं इम्प्रूवमेंट को इंडेक्स करूंगा तो मैं 5-6 से लेके 21-22 लूंगा, या मैं 8-9 से लेके 21-22 लूंगा, 8-9 से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ऐसा क्या इनकम टैक्स बनना। अब इम्प्रूवमेंट के टाइम पे इनकम टैक्स ने क्या लिखा था बुक में, कि द इंडेक्सेशन फॉर इम्प्रूवमेंट शुड बी गिवन फ्रॉम द ईयर व्हेन द इम्प्रूवमेंट इज मेड, ऐसा लिखा हुआ है, फ्रॉम द ईयर व्हेन द इम्प्रूवमेंट इज मेड। नाउ बिकॉज ऑफ दैट वर्डिंग ये बोलता है कि मैंने ऐसा लिखा ही नहीं है कि प्रीवियस ओनर ने किया तो मत दो या करंट ओनर ने किया तो मत दो, मैंने सिर्फ लिखा है कि इंडेक्सेशन कब से दोगे, जब से इंप्रूवमेंट हुआ है। इसीलिए अब इंप्रूवमेंट के लिए 5-6 से लेकर 21-22 तक मिलेगा। लग रहा है थोड़ा गरम गरम, आर यू फीलिंग द हीट? हाँ बेटा बोल, 30,000 में इंक्लूड नहीं होगा क्या चीज? अगर नहीं, पर फेयर मार्केट वैल्यू लेना ही नहीं है ना आपने को, ये तो अपन ने लेने का कोशिश किया था, इसको तो गवर्नमेंट ने ओवरराइड किया ना, बोला ये मत लो ना, 30,000 तो लेने को मना किया है, तो ऑब्वियसली 10,000 लेने को बोला, 10,000 में तो इंप्रूवमेंट है ही नहीं, 30 लेते तो ये वाला क्वेश्चन ही नहीं आता, वो तो सेम चाचा वाला लॉजिक बैठ जाता था अपना, पर इसने बोला 30,000 लेना ही नहीं है, नहीं तो गवर्नमेंट का एनी विच वेज वो 30,000 का नुकसान ही हो रहा था ना, 20,000 का नुकसान ही हो रहा था उधर, तो गवर्नमेंट ने अपने बोला 30,000 तो भाई तुम लो ही मत। तो इसीलिए अब इंडेक्सेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट कब से करोगे, जब से इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो टू सम अप है ना, अभी टू सम अप क्या है, क्या क्या पढ़ा हमने, देखो बेटा। सो हमने पढ़ा कि अगर फर्स्ट थिंग तो आपने वो 47 के स्पेसिफाइड मोड से असेट किसी को भी ट्रांसफ़र किया, ऑब्वियसली वो तो हमको पता है कि उस पर वो ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं मानते, बट कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसफरर विल नॉट हैव द कैपिटल गेन्स। बट स्टोरी ना ट्रांसफरर के बारे में इधर है ही नहीं, इधर पूरा स्टोरी किसके बारे में, मिस्टर बी के बारे में, ठीक है। कि मिस्टर बी ने कल को आगे वो एसेट बेचा तो उसको एक प्रॉब्लम फेस होगा, व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उस मिस्टर बी को पकड़ने के लिए अपन ने बनाया 49(1). अब 49(1) में लिखा कि 49(1) में हमने बहुत सारे मोड्स, स्पेसिफाइड मोड्स लिखे हैं, एंड वो स्पेसिफाइड मोड से अगर आपने क्या किया रहेगा, असेट को अक्वायर किया होगा, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर। इससे क्या अचीव किया ये तो तुमको समझ में आया, ठीक है। अब ये लोग बोला कि जब तुम पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करोगे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर है उसको इंक्लूड करोगे with the period of holding of the SSE to gauge whether the asset is a long term or a short term, consequently making the gains long term or short term। अब मान के चलिए लॉन्ग टर्म क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद वो लोग ने बोला कि जब इंडेक्सेशन करोगे तो इंडेक्सेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो करोगे, इंडेक्सेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो करोगे, दैट शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द टाइम व्हेन द असेसी बिकेम द ओनर ऑफ द एसेट एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रीवियस ओनर बिकेम द ओनर ऑफ द एसेट। करेक्ट है। पर यही चीज जब आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन करना है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन शैल बी डन राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन द इंप्रूवमेंट वाज डन, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन द इंप्रूवमेंट वाज डन। क्लियर है बच्चा? देखो इसी तरीके से अगर आप है ना लॉजिकली पढ़ोगे, सो वॉट एवर आई थॉट अपने सबका लॉजिक पढ़ा, क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यू होता है ये, अगर आपको समझ में आएगा ना बेटा तो ये आप भूलोगे नहीं। नाउ एटलीस्ट यू नो हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, एंड वेल वी रीड द नोट्स मैं आपको ये पढ़ के दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम द टाइम व्हेन द असेसी बिकेम द ओनर, फ्रॉम द टाइम व्हेन द इम्प्रूवमेंट वाज मेड, तो वो आपके लिए एक सब्सटैंशिएटिव प्रूफ भी बन जाएगा कि हाँ जो भी है हम उसी के सहारे पढ़ रहे। पर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए
एक मुंबई हाई कोर्ट का केस लॉ है विद द नेम ऑफ मंजुला जे शाह, ठीक है. दिस इज मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम थ्रोइंग एट यू अ केस लॉ, ठीक है. तो ये मंजुला जे शाह के केस लॉ में मुंबई हाई कोर्ट ने ये बोला था कि अगर तुमने पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए वो प्रीवियस ओनर का पीरियड क्या किया है, ऐड किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के इम्प्रूवमेंट के लिए भी तुमको इम्प्रूवमेंट तभी से ही मिलेगा जब से प्रीवियस ओनर बिकेम द ओनर ऑफ द एसेट एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द असेसी बिकेम द ओनर ऑफ द एसेट, ठीक है. ऐसा एक हाई कोर्ट का केस लॉ है. पर दिक्कत यही है कि ये एक हाई कोर्ट का केस लॉ है, तो पूरे इंडिया में तो अप्लाई नहीं हो सकता. आपको भी मालूम है हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन सिर्फ स्टेट वाइज ही है, करेक्ट है. एंड अपने को पेपर तो इंडिया लेवल का आएगा. तो जब हम सॉल्व करेंगे ना बेटा, हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा हमने इनिशियली पढ़ा है कि आपको इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट सिर्फ तभी से मिलेगा व्हेन द असेसी बिकेम द ओनर ऑफ द असेट. पर एवरी टाइम यू आर मेकिंग दिस कॉल, आप नोट्स में आपके आंसर के ये ज़रूर लिखोगे कि एज पर द केस लॉ ऑफ मंजुला जे शाह ऑफ द मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है, देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव व्यू वेर इन द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट can be taken or the improvement indexation can be taken from the time when the previous owner became the owner of the asset. ये आप ज़रूर नोट्स में लिखोगे, ठीक है. एक्चुअल सॉल्विंग में ये अपने को नहीं. क्लियर है, लिखेगा भी. अच्छा, पहला ना ये डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर लिख दो, then we should go ahead.